मेरे साथ आज डॉक्टर मेहर बवान हैं और बहुत ही ये मेरे लिए भी सम्मानित की बात है कि इस वक़्त इन्होंने ये हमारी महफ़िल की ज़ीनत बनी। मेरा भी यार मैं तो बस आई वांना जस्ट स्टार्ट ऑफ विदाउट एनी इंट्रोडक्शंस और बात ये है कि आजकल ना आप मुझे दिख रही हैं एक फ़हरिस्त में जो कि बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि पाकिस्तान के जो लॉजिकल थिंकर्स हैं और उसके टॉप रो में आपकी तस्वीर है समेत सईद मुजम्मिल शाह, इफ़रत उमर, कासिम अली शाह एंड पीपल फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ वॉक्स एंड बैकग्राउंड। सो कैसा आपको महसूस हो रहा है इसके ऊपर कि आप इतनी प्रेस्टिजियस लिस्ट में शामिल हैं? First of all, thank you to Ali Abbas. उन्होंने मेरे ख्याल से ये लिस्ट बनाई है most likely, and Ali Abbas has been an absolute darling for a very long time. And what I like about Ali Abbas is that he's one of those individuals who likes to connect people. वो बड़े मजे का एक लेफ्ट टू राइट का एक ब्रिज है एंड मुझे इस किस्म के लोग अच्छे लगते हैं जो गोंद की तरह जोड़े रखते हैं ना एक माशरे के अंदर, या हाँ आपके हाँ पास अगर माशरे में किसी भी किस्म के थिंकर्स मौजूद हैं ऑन एनी साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम, या these individuals are the ones who create a conducive place for a dialogue ना। वो किसी को यूसर्व करने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं, तो अच्छा लग रहा है उसके अंदर होते हुए। लेकिन इन ऑल ऑनेस्टी मुनीब, I'm surprised that I'm on that list because I haven't really been very honest in my opinions. मुझे ये लगता है कि over the past, definitely this year 2025, I think I've been the most diplomatic. मैं जो बात करती हूँ उससे मेरे 9 कदम पीछे होते हैं, मेरा सिर्फ 1 कदम आगे होता है। मेरी जो अंदरूनी जो एक शिफ्ट आ रहा है, पॉलिटिकल एक शिफ्ट आ रहा है मेरे अंदर, मेरा चीज़ों को देखने का जो मेरे ख्याल से पर्सपेक्टिव इवॉल्व हो रहा है, थोड़ा सा एक दो लेयर्स में और ऐड हो रही हैं। तो जो उसमें जो अंदर का मेरा जो मोनोलॉग है उसको मैं बाहर एक बहुत ही फिल्टर्ड तरीके से निकाल रही हूँ। लेकिन आई एम ग्लैड दैट वी आर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन टुडे बिकॉज आई थिंक वी आर गोइंग टू peel the layers and be much more honest and candid about it, एब्सोल्युटली including बिकॉज including our own diplomacies. हाँ नहीं बिकॉज यू हैव सेड कि you've been diplomatic and yet you've managed to ruffle quite a few feathers as you always do, but this time for entirely different reasons. So you know what, I cannot categorize you very easily और एट ऑल Yeah. फॉर दैट मैटर। मतलब कि मैं अगर सोचने बैठूं कि इज शी लेफ्टिस्ट, एटलीस्ट मेरी इंस्टिंक्ट है मुझे लेफ्टिस्ट नहीं लग रही। इज शी राइट विंग? शी इज आल्सो नॉट राइट विंग। इज शी लिबरल? आई कांट इवन से दैट। तो मैं मतलब हाउ डू आई कैटेगराइज यू? एंड दैट एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट्स व्हाट यू सेड राइट नाउ कि यू आर इन गोइंग थ्रू एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस, यू आर इन दैट फेज ऑफ लाइफ। And I think being open to new ideas or taking on new stance depending on the complexities of the given situation, मेरे ख्याल से I like those kinds of people. Mhm. So Thank you. so what ruffled a few feathers recently or in recent times was okay, of course you talked about operations against TTP इन Yeah. खैबर पख्तूनख्वा, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स हम लोगों को पता है एंड मुझसे बेहतर यू नो दैट मास डिस्प्लेसमेंट, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्संस, लोगों के घर तबाह हैं, सिविलियंस के जिनकी जंग ही नहीं थी एंड येट दहशतगर्दी भी खत्म नहीं होती। तो ऑफ कोर्स द पॉलिटिकली करेक्ट ब्रिगेड या पीपल हु हैव either lived experience in traumas of their own would automatically stand up. But I'm so glad कि इस सब के अंदर अभी भी एक room है for nuanced conversation because you are thought of as somebody, as logical thinker. You have not been cancelled. Would you like to elaborate more here now? Because यहाँ एक हमारे पास वक्त है Yeah. बात करने का कि what exactly is your stance on operations against TTP? I completely support operations against TTP. Let's just settle that. मैं एक समरी के अंदर अपना जवाब देती हूँ एक जुमले में, और अब मैं आपको इसका नुआंस देना शुरू करूंगी। देखें, जब भी आप पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक मिलिटेंसी की बात करेंगे और आप टेररिज्म की बात करेंगे तो नेचुरली देयर इज गोइंग टू बी अ क्रिटिसिज्म ऑफ द स्टेट, बिकॉज वी नो कि 70s की जो सोवियत एरा की वॉर थी उसके अंदर एक जिहाद को एज अ रेटरिक के तौर पे किस तरीके से मोबिलाइज किया गया, एंड वी ऑफन टॉक अबाउट कि उसकी ग्लोबल इम्प्लीकेशंस या उसका what was the global need for that conversation to happen, right? अमेरिका का रोल क्या था, CIA के पैसे कैसे आ रहे थे, सऊदी फंडिंग कैसे आ रही थी, अफगानिस्तान के अंदर एक वॉर थिएटर कैसे स्टार्ट किया गया। अमेजिंग, वी बीन हैविंग दैट कॉन्वर्सेशन अ मिलियन टाइम्स ओवर। बहुत दफा हो चुकी है, आइंदा भी होती रहनी चाहिए, होती रहेगी, बट आई एम मूविंग ऑन फ्रॉम दैट कॉन्वर्सेशन। आई ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक अबाउट द कॉन्वर्सेशन दैट वी रेयरली हैव, एंड दैट इज के पाकिस्तान के अपने डोमेस्टिक गोल्स क्या थे। When you talk about that particular brand of Islamization and Deobandization and jihadification of आपको जो curriculum की हुई है, and I don't think we Pakistanis have been very honest about it.
या हम लोग या तो एक लिबरल लेफ्टिस्ट जो हमारी क्रिटिक आती है वही आती है कि जी पाकिस्तान वाज अ कम्युनिस्ट यूटोपिया. Everybody in Pakistan wanted to be a leftist or a surkha. Habib Jalib was really popular. फराज साहब की और फैज अहमद फैज की पोइट्री, सॉरी नॉट फराज साहब की, फैज अहमद फैज साहब की पोइट्री बहुत पॉपुलर थी. जो आज के एथनो नेशनलिस्ट लीडर्स हैं उस जमाने में वो सारे लेफ्टिस्ट हुआ करते थे. दे वर ऑल वेरी पॉपुलर और इन सब की पावर्स को यूसर्प किया गया और उसके ऊपर आप लोगों ने एक मिलिट्री अलायंस को आप लोगों ने आके इम्पोज किया. आई थिंक दैट इज अ वेरी ग्रोटिस्क मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री. And a very simple retelling of history would tell us that Pakistan has been battling modernity versus anti-modernity, या modernity versus tribalism, या एक मॉडर्न मुस्लिम नेशन स्टेट की जो इमेजिनेशन है वर्सेस दैट ऑफ अ हार्ड लाइन रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट जो अपनी इथोस को डिराइव करती है फ्रॉम वट एवर दारुल उलूम आपका जो देवबंद से आ रहा है या आपका बरेलवी से आ रहा है, बट प्रोडोमिनेटली देवबंद से आया था बहुत ज्यादा जो पोलिटिकल थॉट आपकी आ रही थी प्री 1947 एंड पोस्ट 1947. हम उसके रोल को बहुत ज्यादा डाउन प्ले करते हैं. Right. And that is a sort of hypocrisy that I don't really, I think I've like gotten over it now. And it's high time that we start talking about it, right? And why I have said all this is because this then kind of explains to you कि पाकिस्तान के अंदर political इस्लाम क्यों इतना expedient हो जाता है. क्यों आपके हर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को पॉलिटिकल इस्लाम के अंदर डैबल करना पड़ता है, उसको वो निकाल के सोर्स करके उसको किसी ना किसी तरीके से लाना पड़ता है, इस्लामिक टच उसको किसी ना किसी तरीके से देनी पड़ती है. और वो इसलिए देनी पड़ती है कि आपके पास ये पूरे मदरसा नेटवर्क का या आपके पास जो पूरा पॉलिटिकल इस्लाम है इसके नेटवर्क का एक कितना स्ट्रॉन्ग स्ट्रीट पावर रह चुका है और इन कितनी एजिटेशनल और मॉब ओरिएंटेड पॉलिटिक्स रह चुकी हैं. और ये कोई पोस्ट ज़िया आपके पास नहीं हुआ है, प्री ज़िया भी आपके पास यही हालत थी. एंटी अहमदी राइट्स जो आपके पास हुई थी उसके अंदर भी आपके पास इसी किस्म की हालत थी. लाइक दिस हैज ऑलवेज बिन द केस एंड दैट इज व्हाई नो मैटर हु द पॉलिटिकल डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर ऑफ पाकिस्तान इज, उनको अपनी डोमेस्टिक पोजीशनिंग के लिए, अपनी डोमेस्टिक इमेज और अपनी ब्रांडिंग के लिए उनको किसी ना किसी तरीके से पॉलिटिकल इस्लाम को इस्तेमाल करना पड़ता है. सो दिस आइडिया कि दिस वाज ऑल अ CIA की साजिश और ये बाहर से इंपोज करके हम लोगों ने इंपोर्ट किया इस पूरी रेटरिक को सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम लोगों ने एक मुजाहिदीन की, हम लोगों ने एक जिहादी पाइपलाइन तैयार करनी है पाकिस्तान से अफगानिस्तान भेजने के लिए ताकि हम सोवियट्स को हरा सकें. आई थिंक आप एक 10 साइडेड तस्वीर की सिर्फ एक साइड शो कर रहे हैं, आप उसकी बाकी साइड शो नहीं कर रहे हैं. सो व्हेनेवर जब हमारे नेशनलिस्ट लीडरान भी आजकल ये वाली बात कहते हैं कि जी हम लोगों को पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसका हमें जिक्र करना बहुत जरूरी है, तो फिर मैं कहती हूँ फिर जाए ना हिस्ट्री पे, फिर 1947 से पीछे जरा फकीर ऑफ इपी के ऊपर भी तो जाए ना, जिनका ताल्लुक वजीरिस्तान से था, जिन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ एक बहुत लंबा चौड़ा रिवॉल्ट किया. उनको आप एक नेशनल हीरो के तौर पे आज तस्लीम करते हैं. खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक गार्डन का नाम उनके ऊपर है. इस्लामाबाद के अंदर I-8 की पूरी सड़क उनके ऊपर उनके नाम की गई है. उन्होंने बाद में पाकिस्तान के खिलाफ एक रिवॉल्ट भी किया था, जिन्होंने कहा था कि हम लोग पाकिस्तान की हुकूमत को नहीं मानते. उनको एयरफोर्स ने हराया था. उसके बाद उन्होंने तस्लीम किया कि जी अफगानिस्तान ने मुझे बिट्रे किया है, आई विश आई हैड नॉट डन दैट. एंड देन उनको कौमी धारे के अंदर शामिल किया गया और उसके बाद आज सड़कों के और पार्कों के उनके ऊपर नाम भी आए हुए हैं. लेकिन आर यू गोइंग टू डिनाई कि उनकी जो फाइट थी वो रिलीजन से इंस्पायर्ड थी. And particularly when we talk about religion, we are talking about the Deobandi brand of Islam. Right. So झूठ फिर क्यों बोल रहे हैं कि 1970s के बाद अब हमारी ये मदरसाफिकेशन स्टार्ट हुई और खैबर पख्तूनख्वा की देवबंदाइजेशन स्टार्ट हुई है. खैबर पख्तूनख्वा की देवबंदाइजेशन was happening since the 1930s. And this is the sort of And right after Pakistan's creation, this is the sort of hypocrisy. Yeah, Munib, like this is the sort of hypocrisy that I'm like kind of done with. If we are talking about truth and reconciliation, if you're talking about the truth, then let's do the whole and complete truth. So quickly summarizing, मैं हिस्ट्री में इसलिए गई थी, बात मेरी ये थी कि जब भी हम वॉर ऑपरेशंस की बात करते हैं तो वो तारीख का जिक्र करना बहुत जरूरी है, मगर उससे पीछे की भी एक तारीख है और उसके आगे की भी एक तारीख है. एक 90 की दिहाई की भी तारीख है, एक 2000 की दिहाई की भी तारीख है, जब 2002 से 2007 तक मुत्तहिदा मजलिस अमल की हुकूमत थी. और सैयद सलीम शहजाद की किताब इनसाइड अल-कायदा एंड तालिबान एंड पाकिस्तान, जिसके ऊपर वो असैसिनेट करके मारे गए थे, कभी आप उसको उठा के पढ़ें कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो MMA की थी उसने कितना ज्यादा सपोर्ट किया और स्ट्रक्चरली सपोर्ट किया. इस एक किताब के हमारे पास जो भी तालिबान इमर्ज होकर 2007 में आपके पास सामने आए हैं वो एंट्रेंच हो सके इस सूबे के अंदर, वो वाली बात भी करें ना. सोवियत जमाने का आप लोग हम लोग उठा के अपना तांत्रा अपना बाजा हम लोग बैठ गए, उससे आगे हम लोग मूव ही नहीं कर रहे हैं. फिर आगे आए,
फिर ये बात भी करें ना कि राहील शरीफ के जमाने में जब मल्टीपल ऑपरेशंस की हैं, जब सीरियल सर्जिकल स्ट्राइक्स आपके पास हुई हैं, एक्सपैंडेड ऑपरेशंस आपके पास हुए हैं, उसके बाद ड्रामेटिक ड्रामेटिक स्टॉप आपके पास हुआ है, और पॉज आपके पास आया है टेररिस्ट एक्टिविटीज का, और आपके पास तमाम टेररिस्ट एक्टिविटीज का अपटिक स्टार्ट होता है 2022 के बाद, जब आपके पास तालिबान के फॉर्मर फाइटर्स की रीसेटलमेंट की गई है। तो बोले ना, फिर पूरी हकीकत भी बोले। और जब आप कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, जो ऑपरेशंस नहीं होने चाहिए, सिविलियन डिस्प्लेसमेंट्स होंगी, व्हाट इज द अल्टरनेटिव? मुझे अल्टरनेटिव बताओ। दुआएं करेंगे और तालिबान मरेंगे। But at the same time, okay, civilian displacements, would you categorize that as mere collateral damage, or would you categorize it as the tragic fate that people living in Khyber Pakhtunkhwa have been born with, or must they put up with that tragic fate forever? उनका नंबर वन क्या कसूर और उनके लिए क्या वे फॉरवर्ड है? देखिए, एक ह्यूमन कॉस्ट ऑफ वॉर हमेशा होती है, एंड नो वन इज सेइंग कि आप लोग उधर बैठे हुए हैं, माएँ बच्चियां उधर बैठी हुई हैं, सम वुमेन आर प्रेग्नेंट, सम पीपल आर ऑलरेडी डिसेबल्ड, किड्स आर सिक, देयर आर ओल्ड पीपल एज वेल, बिकॉज जॉइंट फैमिली सिस्टम है ना, ट्राइबल सिस्टम है आपके पास, और लोगों के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं होते हैं। द ओनली वेल्थ दैट यू हैव इज द कम्युनल वेल्थ दैट यू हैव, द लैंड्स दैट यू लिव ऑन, द herd, the livestock that you have, the milk that you produce, the agriculture that you have, and the cultural connections that you have with people. And that is deeply unfortunate. ये पूरी बात हो रही है. So whenever you talk about war, naturally there is going to be a civilian resettlement and a civilian exodus का plan. But ये आपने बनाना है. Is that plan in place? Is the government aiding those people? The government is Khyber Pakhtunkhwa. Yeah. The government is Khyber Pakhtunkhwa ki government. Tribal areas are now districts. It is not federally administered tribal areas. In fact, it is the second provincial government, second consecutive provincial government, जिसके अंडर आपके पास ये districts हैं. So ये federation की responsibility नहीं है. But the operations are being planned by the central government and the federation. It's their decision. And that is why the central government and the provincial government needs to speak to each other कि हम लोगों ने ये planning करनी है, हमने इस plan को execute करना है. आपका civilian rehabilitation का, civilian health का, civilian nutrition का, civilian education का, civilian water and sanitation का, waste management का, security का, इन तमाम चीजों का आपका क्या plan है? So you mean there's a disconnect? There's a disconnect between the federal and provincial levels when it comes to the people of Khyber Pakhtunkhwa? No, I say that this is a deliberate strategy of the provincial government not to make those plans. Pakistan Tehreek-e-Insaf. Right. That is what I'm saying. That is what my core argument is. कि आप जानबूझ के वो आप civilians के वो वाले plans आप नहीं बना रहे, आप अपनी populist politics कर रहे हैं, because आपने वोट ही anti-establishment, anti-federation सियासत के ऊपर आप लोगों ने अपना वोट आपने कमाना है. देखें, अवामी नेशनल पार्टी के दौरे हुकूमत में भी ऑपरेशंस हुए थे. उसका बैकलैश का सामना किसको करना पड़ा? अवामी नेशनल पार्टी को. Our people were gunned down. Our leaders were gunned down. We lost the next elections because इतना bloody हो गया था सारा कुछ. Pakistan Tehreek-e-Insaf exists for only one purpose: to win elections. That is it. You just said anti-establishment and PTI in the same breath, but do you genuinely believe कि PTI anti-establishment है या एक temporary phase? No, I believe that anti-establishment over here is a populist rhetorical stance that you take, जो कि आजकल बहुत सी political parties ने लिया हुआ है. And Pakistan Tehreek-e-Insaf ने वो particularly लिया हुआ है. And unfortunately मैं वाली बात कहना चाहती हूँ, it's going to be a very harsh opinion, but to me Pakistan Tehreek-e-Insaf of 2024 to 2029 is exactly similar to Muttahida Majlis Amal of 2002 to 2007. Right. उस जमाने में NWFP था, आज के दौर में खैबर पख्तूनख्वा है. Right. I think ये deliberate strategy है to somehow make the federal government take the blame and come across as the bad guy for whatever military action or kinetic action or counter-terrorism action happens in Khyber Pakhtunkhwa province. So these people can go ahead and they can contest elections once again and then win them. They wars are unpopular. Right. Nobody likes a war. Of course. I live in Abbottabad, which is one of the most peaceful areas in Pakistan. Yeah. One of the most peaceful. Not the most peaceful, but one of the most peaceful. But if today we found out कि हमारे एक पहाड़ के ऊपर कोई अजीबो-गरीब से दहशतगर्द आए हुए हैं, कोई गंदे लोग आए हुए हैं, उनका कब्जा है, and the military is going to move in, and as a result of that, रोजाना 5 बजे के बाद कर्फ्यू होगा,
और उन लोगों में बॉम्बिंग होगी, मुझे ही बहुत गुस्सा आएगा. एंड इफ आई हैव टू रिपीटेडली गो थ्रू दैट ओवर 20 years, हाँ, naturally I'm going to be very anti-war. बिल्कुल. Because war is supposed to be a one-time operation. Go in, do that, come out. हम्म, So अभी तक जो मैंने पूरी बात की है, ये तो क्रिटिक थी मेरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की. फेडरल गवर्नमेंट की हमारी क्रिटिक ही है. राहिल शरीफ साहब आए, उन्होंने आके ब्लैंकेट ऑपरेशंस किए, सारा सफाया किया. आपका अगला आर्मी चीफ आया, उसने दोस्तियां कर ली. उसके बाद आपका अगला आर्मी चीफ आया, उसने बोला कि मारो फड़ो ना सारे नो, हम्म, डंडे मारो ना सारे नो. हम्म, तो भैया कब तक आपकी रोलर कोस्टर चली रहेगी? आर वी एवर गोइंग टू हैव अ कंसिस्टेंट पॉलिसी व्हेन इट कम्स टू इस्लामिस्ट मिलिटेंसी इन पाकिस्तान? या हम लोग हमेशा घुटने टेक के दीवार के साथ ही लगे रहेंगे, सिंपली बिकॉज हमारे यहाँ रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट, रिलीजियस फार राइटिस्ट और हार्ड लाइनर्स का एक पूरे का पूरा स्टेक है इन द जिहादिस्ट मशीनरी? बिकॉज देर ऑल वेटिंग ना. उनके लिए पाकिस्तान इज नॉट द एंड गोल. उनके लिए पाकिस्तान इज द स्टेपिंग स्टोन फॉर अ लार्जर लाइक मुस्लिम पैन इस्लामिक एट अक्रॉस द ग्लोब. तो उन्होंने किसी तरीके से पाकिस्तान की जो एग्जिस्टिंग मशीनरी है उसका टेक ओवर करना है, ताकि फिर वो अपने नेक्स्ट ग्लोबल मिशन के ऊपर जा सकें. ये एक बकायदा पाकिस्तान की जो इस्लामिस्ट राइट विंग मशीनरी है, जो पूरा एक पॉलिटिकल एक थॉट प्रोसेस है, उसका ये कॉर्नर स्टोन है. तो एक तरफ आप उनसे भी आपने लड़ना है, यानी कि आपने उनको भी किसी तरीके से टैकल करना है. एक तरफ आपके पास तालिबान भी बैठे हुए हैं, अब आईएस भी आ गई है, जिनका रिक्रूटमेंट एजेंडा बाय द वे बहुत अट्रैक्टिव है. आपकी यूथ बहुत ज्यादा ग्रेविटेट होती है उनकी तरफ, और ग्रेविटेट होती इसलिए भी है उसके लिए फर्टाइल ग्राउंड्स तैयार किए जाते हैं पहले बाय पीपल एंड थिंकर्स हु कंटिन्यूअली कीप ऑन कमिंग ऑनलाइन and keep on further amplifying the religiosity of a very religious population. So you always keep on thinking that your religion is at risk, Islam किसी तरीके से खतरे में है. तो ये देखिए मल्टी फेसेटेड प्रॉब्लम है, इसको मल्टीपल तरीकों से टैकल करने की जरूरत है. लेकिन जब आपके पास ट्रेन्ड हार्डलाइन फाइटर्स विद अ वॉर स्ट्रैटेजी, विद वॉर फंडिंग, विद वॉर मशीनरी इलाका जात के अंदर आके बैठे हुए हैं, तो मेरी जान दुआएं करने से और डायलॉग्स करने से वो नहीं जाने वाले. You need to do a kinetic operation. So, in one sentence, how do you classify me? You classify me as a political pragmatist. All right. I Because, believe in taking decisions even if they're unpopular. by the way, there are so many similarities between whatever you're saying and between me. And I would say this with a caveat to my viewers. हाँ, मेरे पास हक भी नहीं बनता इस चीज का कि मैं बताऊं कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए क्या सही है क्या नहीं है, वो खुद ही बताएंगे. अलबत्ता जहां तक पंजाब के अंदर ये मिलिटेंसी, रिलीजियस फैनेटिसिज्म कंसर्न है, हाँ, वहां मेरा बनता है कि टू हैव 2-3 वर्ड्स अबाउट इट. एंड अभी हम लोगों ने रिसेंटली देखा कि जो टीएलपी पे क्रैकडाउन शुरू हुआ आखिरकार. बट उससे पहले मैं एक और बात छेड़ना चाहता हूँ. सो यू सेड कि इट्स अ वेरी सिंपलिस्टिक टेक कि जी 70s में भुट्टो ने सेकंड अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस कर दी. He paved the way in for Islamic radicalism as the Western world calls it. And then, Ziaul Haq took it further on steroids, but it wasn't just Ziaul Haq. This reminds me of another person, and I really enjoy her takes through her videos, through analysis, and I think she speaks unfiltered, and it's very refreshing to listen to people who speak their minds. And one of those people is Sabahat Zakaria. And so again, she has recently posted on Twitter X, where she's written ke pinning all the Islamization of Pakistan in the radical militant sense is a very simplistic take. She's also said it. What would you say to Sabahat Zakaria, what her analysis is on militancy and Islamic militancy in Pakistan? ओके, तो सबाहत जकरिया का जो कोर टेक है वो ये है कि पाकिस्तान का आइडिया ही फ्लॉड है. अच्छा. दैट इज व्हाट कोर आर्ग्यूमेंट इज. उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि पाकिस्तान इज बोर्न आउट ऑफ मुस्लिम सेपरेटिज्म. मुस्लिम सेपरेटिज्म वाज एन इनकरेक्ट आइडिया, एंड अल्टरनेटिवली अ ग्रैंड यूनिफाइड इंडिया वुड हैव मेड मच मोर सेंस. I vehemently disagree with this idea. I believe that उस जमाने का जो मुस्लिम सेपरेटिज्म है वो नाइव नहीं था. वो उस जमाने की जो क्लास बेस्ड और कास्ट बेस्ड एनालिसिस थी हमारे पॉलिटिशियंस की, इट इज बॉर्न आउट ऑफ दैट. मैं हरगिज इस बात में बिलीव नहीं करती कि पाकिस्तान वाज सपोज्ड टू बी अ कैपिटलिस्ट बफर टू द राइजिंग रेड पावर्स जो कि ग्लोबली थी. आई थिंक ये बहुत रिडिक्युलस किस्म का पैन लेफ्टिस्ट आइडिया जो कि अर्ली 40s सॉरी बेसिकली 50s और 60s के जमाने में साउथ एशियन थिंकर्स का आया था. आई बिलीव दैट द आइडिया ऑफ इंडियन रीयूनिफिकेशन, आई डोंट थिंक रियली इट मेक्स सेंस. इट इज अ पोस्ट कॉलोनियल आइडियल, बट आई वुड लाइक टू चैलेंज इट ना. ये जो पूरा जो आर्ग्यूमेंट है, हमें मेरे ख्याल से इसको आर्ग्यूमेंटेटिव बेसिस पे हमें चैलेंज करने की जरूरत है. आई थिंक the idea of a unified grand India as a country is unnatural.
Akhand Bharat is basically a deeply unnatural idea. I don't think it makes sense. उसके अंदर मेजोरिटेरियनिज्म माइनॉरिटेरियनिज्म का हमेशा से किसी ना किसी किस्म का फिनोमेना रहेगा. आई थिंक देर आर केरला and Hunza in Gilgit-Baltistan are two radically different places. Right. It makes absolutely zero sense for them to be part of a country. EU-style continent, sure. Like you mean to say कि European Union style a bloc which is a block of allies, free trade, free movement of people, but not really merging into one single country itself. Yeah, I get it. You know, मेरी इसके ऊपर क्या टेक है वो ये कि ये जो अखंड भारत. मुनीप मैं सिर्फ छोटी सी बात करना चाहूंगी. मगर यूरोपियन यूनियन वाले इस मॉडल तक पहुंचने के लिए मेरी जान यूरोपियन यूनियन भी इस मॉडल पे पहुंचा है 300 ईयर वॉर के बाद. उसके बाद रेनेसांस एरा, उसके बाद एनलाइटनमेंट एरा, उसके बाद एनलाइटनमेंट के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद कॉलोनाइजेशन के बाद एक मल्टीपल आपके पास एक सोर्स ऑफ वेल्थ है ये, पर वर्ल्ड वॉर 1, फिर वर्ल्ड वॉर 2. इन दोनों के बाद मल्टीपल 8 इवेंट्स तो मैंने भी गिन लिए हैं ना. ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया भी डाल दें, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया भी डाल दो, लिबरल डेमोक्रेसी आपके पास आ गई, राइट, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2. ये 10 इंसिडेंट्स हैं. उसके बाद जाके यूरोप इस नहज के ऊपर पहुंचा है. And वो भी disintegrate कर रहा है, by the way. So we've got, you know, a Polish president who was elected this year, and his agenda is an anti-EU agenda. Viktor Orban in Hungary, again, you know, anti-European Union, anti-integration agenda. So वो जो एक nationalism भी है EU countries के अंदर, चाहे AFD हो जर्मनी में या Marine Le Pen, जिसने कि ठीक है वो वैसे खुद डिस्क्वालिफाइड है फ्रॉम बिकमिंग अ प्राइम मिनिस्टर और इवन अ प्रेसिडेंट, बट फ्रांस के अंदर जितनी गवर्नमेंट्स 4 गवर्नमेंट्स गिर चुकी हुई हैं इन द लास्ट 1 ईयर और उनसे कोई कोलिशन अभी तक नहीं बन पा रहा. एंड देव चेंज्ड लाइक 3 प्राइम मिनिस्टर्स जस्ट दिस ईयर. So it's all because of these politicians who are anti-EU. I think because they are the ones who are gaining traction among the electorate. So how workable it is, because it's not been very workable certain decades later, even in the European Union zone itself. तो क्या एक इंडिया के साथ अगर पाकिस्तान का और आप लोग बीच में नेपाल और बांग्लादेश को मिला लो, एक अगर हम एक संगठन बना लें, वो कितना ही चल पाएगा? I don't really think it's going to be workable because people are so angry nowadays, and there is this rise of nationalism and identity politics, so much so that the otherization of people that you deem other, वो अब इतनी entrenched हो गई है politics के अंदर, we cannot overcome it, at least not in the foreseeable future. You know, भारत के अंदर जिस तरह मैं देख रहा हूँ, आप कुछ और भूल जाओ, पॉपुलर कल्चर बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है. वहां एक परेश रावल की फिल्म आ रही है ताज स्टोरी, एंड यू नो व्हाट, उसमें दिखाया कि जी ताजमहल एक मंदिर है, तो करोड़ों रुपए खर्च के उन्होंने एक फिल्म बनाई है एक रिडिकुलस नोशन को एक सीरियस फिल्म के तौर पे प्रमोट करने के लिए. उसी तरह से एक और शाह बानो केस के ऊपर फिल्म अभी आ रही है हक, मैंने उसका ट्रेलर देखा, एंड वो लगती तो बड़ी सच्ची स्टोरी है कि एक मुसलमान औरत के साथ क्या डिस्क्रिमिनेशन होती है जब स्ट्रिक्ट रिलीजियस लॉज उस पे लगाते हो. बट व्हाई डू आई थिंक दैट मूवी इज मेड टू सर्व, you know, Modi's wider agenda? So had we been part of a wider India, mujhe nahi pata, but you know, the problem would have been for mullahs, we would have been not Muslim enough, and for India majority Hindus, we would have been too Muslim. कटुआ जो वो हम लोगों को कहते हैं, सर्कमसाइज पीपल ना, कटुए हो तुम लोग तो असल मुसलमान लोग नहीं, तुम लोग तो कन्वर्ट्स हो. सो हमने तो इसके बीच में मिल जाना था. बिल्कुल Absolutely, which is why I don't agree with Sabah Zakaria, because मुझे लगता है कि वो speculative argument है उनका कि what exists now से बेहतर था what does not exist. तो जब what does not exist तो फिर तो उसको आप speculate ही करोगे ना कि क्या हो सकता है. But to the extent that Sabah says कि Zia is not the only or even the focal person when it comes to, you know, radical Islamization of Pakistan, to that extent, do you agree with her? I agree that अगर हम ये प्रेजेंट करते हैं कि अगर हम एक बाइनरी सिचुएशन देते हैं पाकिस्तान को कि जी पहले पाकिस्तान बहुत अच्छा था, ज़िया ने आके पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, आई डोंट थिंक दैट इज ट्रू. सबाहत इज वेरी राइट ऑन दैट, बट आई डू थिंक दैट ज़िया इज द वन जिसने आके एंट्रेंच किया बहुत सी चीजों को. आई थिंक भुट्टो हैड sorted the problem with the constitution of 1973 as best as he could, and I do think that was also a bargain. लेकिन other than that मुझे लगता है कि like I said कि सारे का सारा blame ज़िया के ऊपर नहीं डाला जा सकता. Agree with Zia on that, with Sabahat on that, but yeah, Zia did quite a lot of damage. Yeah, so Zia put everything, you know, objectives resolution के पीछे जो pressure था, all the way to all those anti-Ahmadi rioters, you know, जो riot कर रहे थे, and then Second Amendment. What Zia did was he put all of that on steroids.
which lives on to this very day. So I wouldn't necessarily say I disagree or I agree with Sabahat या किसी के ऊपर भी ये टारगेट नहीं है, but this is absolutely what I believe in my own limited knowledge. अच्छा, अब मैं आना चाहता हूँ इस बात के ऊपर कि हमने देखा मुरीद के ऑपरेशन जो कि अभी अक्टूबर में इधर पंजाब के अंदर हुआ और टीएलपी के ऊपर क्रैकडाउन हुआ, और मुझे नहीं पता मेहरब, मैंने आपके साथ अकेले में जरूर बात की होगी, आई डोंट नो मैंने ये कितनी दफा पब्लिकली कहा है, लेकिन मैं बड़ी देर से ये कह रहा था. सो आई यूज्ड टू से कि टीएलपी बहुत बड़ी थ्रेट है एंड यू नो द स्टेट विल हैव टू डू समथिंग टू काउंटर दिस थ्रेट. अच्छा, उस पे मुझे बहुत लोग जवाब देते थे कि भाई स्टेट क्यों उसको काउंटर करेगी, वो तो एसेट्स हैं जी स्टेट के लिए, उनको तो लिफाफे बांटे जा रहे थे यू नो फैजाबाद धरने में. और मैं ये कहता था उसको इसलिए काउंटर करना बनता है क्योंकि वो स्टेट से भी ज्यादा अपने आप को मानते हैं. तो आई विल टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, और मुझे नजर आ रहा है बिजली कड़क रही है पीछे, विच एकोज यू नो द मूड ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन. लेकिन मुझे ये याद पड़ता है कि अभी एक ना जस्टिस सरदार इजाज इसहाक ने एक लैंडमार्क जजमेंट दी थी जुलाई में इस साल, और कहा था कि कमीशन बनाई जाए जो इस मुबैना ब्लासमी बिजनेस गैंग को इन्वेस्टिगेट करे. तो उसकी कुछ ही देर बाद मैं देखता हूँ कि कुछ यूट्यूबर्स वगैरह जो कि फॉरेन पासपोर्ट होल्डर्स हैं और ये टीएलपी के कुछ मेंबर्स और रिलीजियस राइट विंग बैठ के कॉन्फ्रेंस कर रहे, और उसमें मैंने कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग देखा. फ्लैटीज में भी एक हुआ था कॉन्फ्रेंस, और एक और भी कॉन्फ्रेंस हुआ था जो कि आई थिंक हिज नेम इज सलमान वारिस और समथिंग लाइक दैट. तो ये कॉन्फ्रेंसेस कुछ हुई थी और उसमें कह रहे थे टीएलपी के मेंबर्स और इनके जितने भी एलाज हैं कि अगर आर्मी चीफ साहब भी हमारे रास्ते में आते हैं जिधर के हम लोग बात कर रहे हैं अपने वर्जन ऑफ रिलीजियोसिटी को इम्पोज करने में, तो हम नहीं सुनेंगे. अब जब एक पार्टी है टीएलपी टाइप, जब वो कह रही है कि जो डिफेक्टो द मोस्ट पावरफुल मैन, ठीक है, जितने भी ये हैं डेमोक्रेट्स हमारे मुल्क के अंदर और जितने भी लेफ्टिस्ट्स हैं, दे कैन हैव अ डिबेट कि क्या ये सही है, शुड द आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बी द पर्सन हु इज द डिफेक्टो लीडर ऑफ द कंट्री. वो तो बहुत एक अहम कॉन्वर्सेशन है, बट व्हेन वी नो कि यू नो द पर्सन हु इज द डिफेक्टो लीडर ऑफ द कंट्री, एक टीएलपी जैसी पार्टी वो बातें कर रही है जो कि आप नहीं कर सकती, जो कि बलोच के एक्टिविस्ट नहीं कर सकते, जो पश्तून्स नहीं कर सकते, जो एचआरसीपी एनजीओ टाइप्स नहीं कर सकते, वो ये कर रहे हैं विद इम्प्यूनिटी. तो मैं हमेशा से ये कहता था, इफ नॉट फॉर द लव ऑफ क्रिश्चियन कम्युनिटीज, इफ नॉट फॉर द लव ऑफ हिंदूज और अहमदीज और रिलीजियस माइनॉरिटीज और लिबरल्स और ट्रांसजेंडर्स और what have you, then for your own sake at least to be the state that you are, ये एक बहुत बड़ी थ्रेट बन गई है जो अपने आप को आपसे भी ऊपर मानती है. तो मैं तो बहुत देर से आई वाज साउंडिंग द अलार्म, एंड फाइनली फिर हो गया कि मुरीदके में टीएलपी की जितनी भी डिमांड्स थी, व्हाट दे वांटेड टू डू वाज कि अमेरिका की एम्बेसी के बाहर जाओ और इंटिमिडेट करो डिप्लोमैट्स को, और जो भी उधर एम्बेसडर्स आए हुए हैं, उधर का जितना भी कॉन्सुलर स्टाफ है, इन वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, उनको इंटिमिडेट करो. और जो पाकिस्तान की बढ़ती हुई कुर्बतें हैं अभी आजकल अमेरिका के साथ कि यू नो ट्रंप भी बड़ी तारीफें कर रहा है पाकिस्तान के, अमेजिंग ही सेज, जो हिज फेवरेट फील्ड मार्शल हैं उनकी, उस वक्त आप एक कार्ट ब्लांश दे दो टीएलपी को कि जाओ इंटरनेशनल लॉ तोड़ो और इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी करते हुए जितने भी डिप्लोमेट्स एम्बेसडर्स बैठे हुए हैं उधर यूएस एम्बेसी में, उनको इंटिमिडेट करो. तो फाइनली पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी बैन कर दिया, प्रोस्क्राइब कर दिया टीएलपी को, पंजाब गवर्नमेंट ने और पुलिस ने एक्शन लिया. बट नाउ अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि नहीं, टीएलपी के भी तो ह्यूमन राइट्स हैं. What do you have to say to that? I think these people are bullshitting. And I think ये जो एक हमारे पास हम लोगों ने allow me to call it human rights का रंडी रोना हम लोगों ने एक शुरू किया हुआ है. अब I just find it deeply hypocritical. मैं इसके ऊपर किसी किस्म का intellectual और intelligent answer honestly देना ही नहीं चाहती हूँ. The right to free speech, the right to protest, all rights simultaneously are accompanied by responsibilities. ठीक है, तो हमें पता है कि टीएलपी का कैरेक्टर क्या है, हमें पता है कि टीएलपी का कैरेक्टर क्या रह चुका है, और हमें पता है कि व्हाट इज टीएलपी केपेबल ऑफ, वो कितनी वायलेंट है, उनकी वायलेंस की कितनी हथियाएं हो चुकी हैं. लेकिन वी एज अ सोसाइटी आर सो इम्यून टू वायलेंस नाउ. हमारी इतनी गोल्ड फिश की मेमोरी है, और हमें अपेरेंटली स्टेट ऑपरेशन से या हमें स्टेट की पावर से इतना ज्यादा मसला है कि जब भी स्टेट अपनी वो पावर दिखाती है तो सडनली हमारा ह्यूमन राइट्स का बाजा बाहर निकल आता है और हम लोग वाला बाजा बजाना शुरू कर देते हैं. तो भाई पावर फिर किसके पास हो? आई एम अ स्टेटिस्ट.
मैं लिबरल लेफ्टिस्ट, आपने जो मुझे लेबल्स देने आप जरूर दें, लेकिन आई कंप्लीटली कंप्लीटली बिलीव दैट वायलेंस की मोनोपोली स्टेट के पास होनी थैंक चाहिए। यू फॉर सेइंग दैट। अब जब आपने वायलेंस की मोनोपोली स्टेट को दे दी है और अब स्टेट उसको अब्यूज कर रही है, तो फिर मैं उसको क्रिटिक कर सकती हूँ। एब्सोल्युटली। लेकिन हमारे पास तो वायलेंस की मोनोपोली स्टेट के पास है ही नहीं। स्टेट से ज्यादा वायलेंस तो आपके पास नॉन स्टेट कर रही है। डज द स्टेट किल मोर पीपल और डज द नॉन स्टेट किल मोर पीपल इन पाकिस्तान? द नॉन स्टेट किल्स मोर पीपल। बट अगर आप मुझे काउंटर बोलते आर्ग्यूमेंट, बिकॉज आई वॉन्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस, मैं काउंटर आर्ग्यूमेंट दूं बीइंग द डेविल्स एडवोकेट, और वो ये कहते हैं जो दूसरी साइड है, या इवन द वेरी वेल इंटेंशन्ड ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स, वो आगे से आपको ये कहेंगे कि लेकिन वो जो सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, एक्चुअली वो किसकी बेहेस्ट के ऊपर कर रहे हैं, उनको पावर्स किसने डेलीगेट किए करने की, आप वो देखो ना। इसका आप क्या जवाब दोगी? उनको माशरे ने, समाज ने, बंदूक ने, रेटोरिक ने, इन तमाम चीजों ने दिया। जब आपके पास ट्राइब्स के अंदर ऑनर किलिंग होती है तो वो तो स्टेट नहीं करवा रही ना, या स्टेट इंडोक्ट्रिनेशन ने स्टेट पावर। ने की थी, अब आप चलो ये बोलें कि जो दैट्स व्हाट दे से। स्टेट स्टेट ने कैसे इंडोक्ट्रिनेशन किया? स्टेट तो डे वन से आपको बोल रही है कि औरतें जो है वो मर्दों के साथ शाना बिशाना चलेंगी। लेकिन क्या ये मुतालिया आजम का ये पाकिस्तान के फरमान है? अंदर जैसी बातें लिखी हैं, जैसे कि रेडिकलाइज किया गया, जैसे कि हदूद ऑर्डिनेंस से ज़ियाउल हक लाया, और उनको कितनी दहाइयों तक हमने मेंटेन रखा कि And then स्टेट ने ब्रेन, and दिस then इज ऑन and then पेपर। Hudud ordinance was repealed. And then the Hudud ordinance was repealed. That is how it was. अभी आप स्टेट क्या है, देखिए स्टेट के 3 पिलर्स है ना आपके पास। आपके पास एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है एंड जुडिशरी है। आप मुझे बताएं कि आपकी एग्जीक्यूटिव ने कहीं पे बोला हो कि औरतों को कत्ल करना जायज है? इस तरह से तो एटलीस्ट एक अफगान रजीम के साथ जाकर चाय तो पी थी, जो कि बिल्कुल ऐसा बिलीव करती है, और उसको डिफेंड किया। लेकिन अफगान रजीम को पोस्ट करने वाली औरतों को होस्ट भी हमने किया। ऑलराइट, नोटेड नोटेड। राइट। या पाकिस्तान लड़कियों का स्कूल बनाता है या पाकिस्तान लड़कियों के स्कूल में बम फाड़ता है? वो ये कहेंगे कि स्वात के अंदर तो आपने बिल्कुल साला साल तक लोगों को अगेन कार्ट ब्लांश दिया हुआ था कि जितने स्कूल तोड़ने हैं फोड़ने लड़कियों के फोड़ो, और मलाला उसी चीज की विक्टिम बनी थी। दिस इज द काउंटर आर्गुमेंट दैट्स गोना कम योर वे। या बट मलाला पे गोली रियासत ने चलाई थी। दे गोना से कि रियासत ने अपना रिट नहीं इन्फोर्स किया था, एंड दैट्स द सर्कुलरिटी। देयर यू गो, आगे बिकॉज दैट इज गैसलाइटिंग। एग्जैक्टली। नाराजगी यही तो थी ना नॉन मलाला वाले स्टेट एपिसोड पे। आपकी नॉन स्टेट इतनी वायलेंट है, आपका फादर वायलेंट है, मदर वायलेंट है, हाउस होल्ड वायलेंट है, मोहल्ला वायलेंट है, मोहल्ले का मॉस्क वायलेंट है, आपकी सेमिनारी वायलेंट है, आपका स्कूल वायलेंट है, आपका हॉस्पिटल वायलेंट है। ये सारी चीजें तो आपकी नॉन स्टेट इंस्टीट्यूशन जो लेकिन बनाई प्राइवेट किसने वालों थी, के वो साथ फिर बात से कर यही रही है। कहेंगे, वो कहेंगे टीटीपी किसने बनाया, नहीं टीएलपी किसने बनाया। भाई, क्या बुलशिटरी है ना आपके पास है। आपके पास तो स्टेट की जो जो डिलीवरेबल्स हैं, आपकी स्टेट की डिलीवरेबल्स तो आपकी पेरिफेरीज तक अभी पहुंच ही नहीं पा रही हैं, और आप ये अज्यूम कर रही हैं कि जी नॉन स्टेट की जो वायलेंस है उसकी रिस्पॉन्सिबल भी स्टेट है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट स्टेट के पास वायलेंस की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। भाई व्हाट सॉर्ट ऑफ बुलशिट आर्ग्यूमेंट इज दिस? अगर कल को एक बंदा आके मेरा गैंग रेप, 4 बंदे मिलकर मेरा गैंग रेप करते, मुझे छितर मारते, स्टेट उनसे वायलेंस ना करे, स्टेट उनको पपियां करे। और स्टेट क्या करे भाई उनके साथ? लोग खड़े होते हैं, वो अपनी स्टेट विद इन स्टेट खड़ी करते हैं, वो कहते हैं हम स्टेट को तस्लीम ही नहीं करते, हमारा झंडा अलग है। जहां पे रियासत का झंडा होगा हम रियासत के झंडे उतारेंगे, रियासत के झंडे के नीचे काम करने वाले जो लोग होंगे उनके घरों में जाकर उनके पासपोर्ट फाड़ेंगे, हम उनको गोलियां मारेंगे, हम उनको हरास करेंगे। बाद में हम ये वाला प्रोपेगेंडा भी चलाएंगे कि जी उनके साथ जो कुछ बुरा हुआ वो तो रियासत के लोगों ने किया, वो हम लोगों ने नहीं किया। इतनी आपकी नॉन वायलेंस लेकिन नॉन स्टेट वो फिर ये आगे से कहते इतनी हैं, जो वायलेंट ह्यूमन आपकी राइट्स नॉन स्टेट है। डिफेंडर्स हैं, वो ये कहते हैं कि फिर टीटीपी को किसने असलहा बांटा था 80 की तिहाइयों में, टीएलपी को कौन लिफाफे बांट रहा था, जिसका कि नोटिस काजी फायज ईसा ने लिया था, तो एक वबाल मच गया था। सो इससे आपको लिंक नहीं दिखता? दिस इज व्हाट पीपल विल तो आस्क। क्या वो लिफाफे बांटना बुरी चीज थी? क्या? लेकिन क्या वो लिफाफे बांटना बुरा था और क्या वो असलाह देना बुरा था? बुरा नहीं था। नहीं, बुरा था ना? इट वाज बैड, राइट? बैड बैड, या। तो अगर एक बैड डिसीजन को रेक्टिफाई किया जा रहा है तो व्हाई आर यू सपोर्टिंग द बैड रेक्टिफिकेशन ऑफ द बैड डिसीजन? मेहरब, my reply to all these counter arguments which I've put forward your way would be, okay, I accept state did something, it came up with policies which were made even before we were born or even during our lifetimes, but एक वो कहावत भी होती है ना कि just because you wasted a lot of time making an error, even a deliberate error, even a criminal error, does not mean you have to live with it constantly. And so बिल्कुल जो अभी मेहरब आपने कहा है ना कि स्टेट से नाराजगी क्या थी जब मलाला के ऊपर अटैक हुआ था,
कि why were you कि not लड़कियों को there? तालीम क्यों दे रहे हो? Exactly, why were या you not there to protect her? So हमारा जो social contract होता है ना स्टेट के साथ, वो होता ही ये है, which is linked to the idea which you are repeating, कि स्टेट के पास मोनोपोली होनी चाहिए वायलेंस की। क्यों होनी चाहिए? बिकॉज द स्टेट यूजेस दैट मोनोपोली ऑफ वायलेंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इट्स सिटीजनरी, ऑफ इट्स या citizens. So I would इट्स अ want the डेटरेंट। state to protect me against these non-state actors, even if they were made by the state in the very first place. Yes, but in the short term, अगर वो एक टिकिंग बॉम्ब की तरह मुझे थ्रेट पोस्ट कर रहा है, चाहे वो टीएलपी हो, चाहे वो टीटीपी हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो फिर मैं स्टेट को ही लुकअप करूंगा ना, यार मुझे बचाओ, नहीं तो मैं तो आपको टैक्सेस देता हूं, तो क्यों देता हूं? मैं आपके कानून को ओबे करता हूं, तो मैं क्यों करता हूं? सो व्हाई वुड आई जस्ट फॉर द सेक ऑफ टिकिंग दैट बॉक्स के देखो मैं कितना बहादुर हूं, स्टेट ने क्योंकि एक एक्शन लिया, मैं उसको पोस्ट करूंगा तो मैं एकदम बहादुर लगूंगा। व्हाई शुड आई जस्ट फॉर द सेक ऑफ अपोजिंग द स्टेट stop the state from doing its very job, which I wish it या had done decades and years ago? प्रिसाइजली। So that's my take. मिलिट्री ऑपरेशंस के भी खिलाफ है, मगर साथ में ये भी कहती हैं कि सीटीडी को और पुलिस को एम्पावर किया जाए। तो भाई पुलिस को एम्पावर करने का क्या मतलब है? कि अगर कोई वायलेंट ग्रुप ठग्स निकले हुए हैं सड़कों के ऊपर और वो रियासत की रेट को भी नहीं मान रहे और वो निहत्ते सिविलियंस की जान को खतरे में डाल रहे हैं, तो फिर इन्हीं सीटीडी वालों ने और पुलिस वालों ने आने ना। या तो फिर आपके पुलिस के पास स्वाट की टीम्स होनी चाहिए और उनकी इतनी आपके पास एडिक्वेट ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो जाके मिनिमम कैजुअलिटीज के साथ इन तमाम लोगों को नैप कर सकें, अरेस्ट कर सकें, उनके खिलाफ क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर सकें, इन्वेस्टिगेशन की अपनी पूरी की पूरी चीजों को जुडिशरी के सामने प्रेजेंट करें। पाकिस्तान के अंदर एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं, एंटी टेररिज्म के लॉज हमारे पास मौजूद हैं, ताकि उन लोगों को उस चीज के मुताबिक ट्रायल किया जाए। तो यानी कि मोनोपोली ऑफ वायलेंस स्टेट के पास ही होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। मैं तो और स्टेट पपियां करके तो मैं लोग नहीं ठीक कर हमेशा सकते। से, आपको याद होगा लास्ट ईयर हम ब्लैक होल में थे, मतीउल्लाह जान भी साथ बैठे हुए थे, एंड इफ यू रिमेंबर मैंने वेरी फेमसली आई आस्क्ड हिम कि देखो ये बलोच मिसिंग पर्सन के रिलेटिव वगैरह हो गए या कोई पश्तून डिसिडेंट हो गया, ये सुनने में आता है कि ये दे वर हियर टुडे गॉन टुमारो, तो टीएलपी वालों के साथ क्यों नहीं कभी ऐसा हुआ कि राइट हियर एंड गॉन टुमारो? तो आगे से उस वक्त मतीउल्लाह जान साहब ने कहा था कि भाई अपनों के साथ कोई थोड़ी ऐसा करता है, बट वो हो गया। एंड मैं इसलिए पहले से ही कह रहा था कि टीएलपी इज गोइंग टू हैव टू बी रेन्ड इन सिंपली बिकॉज ओके ठीक है, अगर मैं मान लेता हूं फ्रॉम अ रियलिस्ट और प्रेगमेटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू कि जी स्टेट जो भी करेगी सेल्फ इंटरेस्ट में करेगी, चलो मैं मान लेता हूं, तो स्टेट का भी अब सेल्फ इंटरेस्ट इधर ही था कि इस तरह के आर्म्ड सो कॉल्ड फेनेटिक्स या एक्टिविस्ट जो अपने आप को कहते हैं आर्म्ड, जो कि अब स्टेट की भी रिट को नहीं मान रहे थे क्योंकि उनके अंदर एक ये गुमान था और उनको इस चीज का घमंड था कि हम जो कह रहे हैं स्टेट से ऊपर है, बिकॉज व्हाट वी आर सेइंग कम्स फ्रॉम अ डिवाइन सोर्स। What state is saying comes from a man-made source. So we are automatically above the whole state apparatus and all the agencies and all the top officials sitting in this country, from the prime minister to the person who happens to be the army chief of the time. ये thinking हो चुकी थी TLP की, लेकिन अब लोग ये कहते हैं, बहुत सारे human rights defenders, not all of them. So इमान मजारी ने for example recently कहा है कि your family has never been victimized by a mob which lynched them, a TLP mob. तो चलो तब तो तुम लोग हम लोगों को मॉरल मतलब तुम हाई मॉरल ग्राउंड दे सकते हो, बट देयर आर दोज ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स जो कि कह रहे हैं मुनीद के अंदर जो टीएलपी प्रोटेस्टर्स थे बेचारे ब्रेन वॉश बच्चे थे एंड स्टेट फेल्ड देम एंड वो निहत्ते थे। इसका क्या जवाब? फक अराउंड फाइंड आउट। कब्र में जाके क्या हिसाब देंगे, आखिरत में जाके क्या हिसाब देंगे कि जी मेरी रियासत को जिम्मेदार ठहराएं? मुझे आ जाए, मुझे आके एक 15 साल का, एक 16 साल का, एक 17 साल का बच्चा ट्यूशन अकेडमी से निकल के आके किसी निहत्ती लड़की को मार मूर के चले जाएं, उसकी हड्डियां पसली पसली करके चले जाएं, वो बच्ची वहां पे सकम करके मर जाए अपनी इंजरी से, बिकॉज उसके ऊपर एक ब्लास्फेमी का फॉल्स चार्ज था। इन 3 लड़कों ने उसके ऊपर ब्लास्फेमी का फॉल्स चार्ज लगा दिया था। और कल के हम लोग ये बोले कि जी नहीं वो स्ट्रक्चरल वायलेंस है, ये बच्चे ब्रेन वॉश हुए हैं, हमारी स्ट्रक्चरल, ऑल वायलेंस है स्ट्रक्चरल। सोशियोपैथ्स इन द यूएस आर आल्सो कमिटिंग स्ट्रक्चरल वायलेंस। जो ये 100 औरतों के पकड़े गया वो रेप कर रहे होते हैं, उनकी हड्डियों की ट्रॉफियां बना रहे होते हैं, उसके अंदर भी स्ट्रक्चरल वायलेंस है ना, कैपिटलिज्म है, आइसोलेशन है, ग्लोरिफिकेशन ऑफ मैस्कुलिनिटी है। माफ करो ना, फिर उन्हें निकालो, फिर उनको जेलों से बाहर। वो बेचारे तो मजलूम है। तो देखें ये बात मुनीब एट द एंड ऑफ द डे गोज डाउन टू फिलॉसफी फ्री विल की बात आती है कि आपके जो एक्शंस एंड ह्यूमन बीइंग्स के क्या वो फ्री विल के ऊपर है? हम इज मोरालिटी डिटर्मिनिस्टिक? बट बेसिकली बॉइल्स डाउन टू दैट। तो माना कि आप जो भी एक्शंस लेते हैं वो आपकी सोशल लर्निंग है, सोशल कंडीशनिंग है, आपने क्या पढ़ा, आपने क्या सीखा, आपने अपने इर्द गिर्द क्या ऑब्जर्व किया, मगर एक्शन तो आपने लिया। तो हम आप उस एक इंडिविजुअल को तो कैफरी किरदार तक हम पहुंचाएंगे। हाँ, ये वाली आर्गुमेंट आई थिंक एजेंसी
छीन लेती है एक इंसान की कि जी वो तो बच्चा, उसको नहीं पता वो क्या कर रहा था। मैंने कहा दाढ़ियां पूरी निकली नहीं है, बाबे हैं वो बाबे हैं। क्या और रही बात बच्चों की फिर आप भी, पेट्रियार्की, तो आप पेट्रियार्की के अंदर बिलीव करते हैं ना कि पेट्रियार्की एग्जिस्ट करती है? या There is a system called patriarchy, and can we argue that patriarchy is an unequal and a violent system? Right? तो अगर कोई औरत निकलती है कल को, जाती है और वो जाती है और वो बस रैंडमली मर्दों को मारना शुरू कर देती है, हाँ रैंडम मर्दों को एज एन एक्ट ऑफ वायलेंस, तो फिर उसको माफ करें ना, क्योंकि उसका जो एक्शन है इट हैज बीन बोर्न आउट ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस। हाँ फिर तो माफ करें उसको, फिर तो आप वो सारों बिल्कुल ठीक को कर रही है। ह्यूमनाइज कर दो ना। अब देखें, एक आजकल बात कही जाती है फ्लां को डीह्यूमनाइज कर दिया। वो हम तब कहते हैं डीह्यूमनाइजेशन इज अ बैड थिंग, एंड आई ऑलवेज से दैट वो सिर्फ तब जब आप किसी को उसकी आइडेंटिटी या उसके आइडियोलॉजिकल बिलीव्स सोली उस बेसिस के ऊपर कहते हो कि यू डोंट एग्जिस्ट, या तुम्हारा तो मरना बनता है, या आप उस पर वायलेंस इस्तेमाल करते हो, बट वो निहत्ता है। बट ऑन द अदर हैंड, आई डोंट लाइक ह्यूमनाइजिंग पीपल, जिस तरह के नेतन्याहू हो गया, या जैसे कि इतमार बेनवीर हो गया, या फिर जिस तरह के ये सारे लोग हो गए जिन्होंने प्रियंका कुमारा का खुलेआम कत्ल किया था। आई डोंट लाइक ह्यूमनाइजिंग देम एंड आई डोंट रिग्रेट सेइंग दैट, बिकॉज आप इनको जब ह्यूमनाइज करते हो, आपके कहने का मतलब होता है अल्टीमेटली कि लोगों को कत्ल कर देना, क्योंकि उन्होंने आपकी सेंसिबिलिटीज को ऑफेंड कर दिया, लेकिन कोई वायलेंस नहीं आप पर यूज की। आप कह रहे हो वो भी एक ह्यूमन राइट है। आप कह रहे हो कि निहत्ते मजलूम पिसे हुए तबकों की जानों को खतरे में डालना अंडर फॉल्स चार्जेस वो एक ह्यूमन राइट है। और अगर आपकी बात कोई स्टेट नहीं मान रही, चलो मैं मान लेता हूं वही स्टेट जिसने आपको बनाया था, पर आज वो नहीं मान रही, तो आप डंडे उठाकर शीशे तोड़ सकते हो सड़कों पर जाकर, और आप आग लगा सकते हो सड़कों पे, ये ह्यूमन राइट है। तो मैं इन सबको बताना चाहता हूं कि यस, बीइंग अ रेबल इज गुड, बट बीइंग अ रेबल without a cause is not good. So saying कि we are anti-state for the sake of being anti-state, even where the state is doing its job for which we pay them taxes, I don't think that kind of activism is brave. I think it's No, counterproductive. absolutely. Completely agree with you. Completely agree with you on that, but I would humbly disagree on the humanization wala part. I completely humanize violent people. And which is exactly why I believe the state needs to prosecute them or charge them and execute them if it must. Because you are a human being, and as a human being, you committed a violent act which harmed so many people. And now as a human being, you need to go suffer the consequences of it. अच्छा, ये भी बड़ा interesting एक point है, because I'm glad you brought this up. I was gonna forget this. सो अब क्या होता है ना, हम बाइनरीज बनाते हैं। सो अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूं कि इफ द स्टेट इज डूइंग इट्स जॉब, व्हाई वुड आई स्टॉप द स्टेट फ्रॉम डूइंग व्हाट इट शुड हैव डन इयर्स अगो। तो लोग आगे से ये कहते हैं, अच्छा इसका मतलब कि तुम तो चाहते हो कि वो बेचारे निहत्ते जो लोग निकले हुए थे मुरीद के में, वो जो प्रोटेस्टर्स थे, निहत्तों के साथ ऐसा हो वैसा हो। यार इन लोगों को मैं इतनी दफा कह चुका हूं, मैं वेजिटेरियन हूं बाय द वे, सो मेरे से तो चूंटी या मच्छर भी नहीं मारी जाती। तो मैं तो इसमें वैसे ही मैं पसंद नहीं करता, मैं कैपिटल पनिशमेंट भी नहीं पसंद करता। मैं तो बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ फॉर द एबोलिशन ऑफ कैपिटल पनिशमेंट। यू माइट डिसएग्री एंड दैट्स योर प्रोगेटिव, बट द थिंग इज कि मैं ये नहीं कभी भी कह रहा था कि चाहे वो टीएलपी के भी लोग हो, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि पुलिस उन पर डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्स इस्तेमाल करे, ऐसा करे। मेरी प्रेफरेंस ये है कि इस तरह के प्रोटेस्टर्स जब निकले हो, दूसरों की जानों को खतरे में डाल रहे हैं, या पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिलेशंस को बर्बाद कर रहे हैं, या पाकिस्तान के इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को वायलेट करने में अपना किरदार अदा करने लगे हैं, तो उनको अरेस्ट तो करो ना यार। उन सबको, इवन अगर आपको उनको ऑन मास इम्प्रिजन करना हो, बिकॉज इतने लोगों ने क्राइम कमिट किया, उनको इम्प्रिजन तो करो। व्हेन द स्टेट इज डूइंग दैट, व्हाई वुड आई स्टॉप द स्टेट? And no, I do not condone disproportionate use of force. But yes, I do recognize, क्योंकि गलती से when I was a law student, मैंने jurisprudence पढ़ ली थी, मैंने थोड़ा बहुत थॉमस हॉब्स भी पढ़ लिया था, और उसके अंदर मुझे ये पता चला था कि स्टेट के पास, even when I was studying Marxist school of thought, कि स्टेट के पास दो किस्म के apparatus अवेलेबल होते हैं। एक तो होता है ideological state apparatus, and law is a part of it, but then there are also repressive state apparatuses by which अगर force की जरूरत भी पड़े तो state force को use करती है, but it should be proportionate. So for example, जब ये अभी सिनागॉग के ऊपर अटैक हुआ मैनचेस्टर में, टेररिस्ट अटैक एक हुआ, तो पुलिस ने ये नहीं किया था कि रूट कॉज ढूंढना शुरू कर दिया था कि वो जो बंदा है जहाज शानी वो क्यों रेडिकलाइज हुआ था। वो वहां लोगों को मार रहा था, मतलब कि वर्शिपर्स का कत्ल कर रहा था। पहले तो उसको न्यूट्रलाइज किया और फिर लॉन्ग टर्म कॉज उन्होंने अब एड्रेस करना शुरू किया है। सो इवन एवरी सिविलाइज्ड सोसाइटी दिस इज व्हाट इज डन। तो मेरा इन लोगों से सवाल है, अगर कल को अमेरिका फॉर एग्जांपल
अपनी ही क्रिएटेड इजराइली गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाए, तो तब भी ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स मुझे आकर बताएंगे कि उनको अब स्मोट्रिच और इतमार बेन गवीर या नेतन्याहू की ह्यूमन राइट्स की बड़ी परवाह हो रही है। नहीं, उस वक्त इनको नहीं होगा, बिकॉज एंटीसेमिटिज्म भी तो हमारे यहाँ है ना। बट दैट्स अ कॉन्वर्सेशन दैट आई डोंट थिंक वी इन पाकिस्तान इज रेडी फॉर राइट नाउ। इस पे फिर किसी और दिन आएंगे। लेकिन आई कमिंग बैक टू योर पॉइंट, मैं तो आई एम सो सॉरी, अब क्योंकि एंटीसेमिटिज्म की बात हो गई, डू वी अपोज द गाजा जेनोसाइड, you and I, between us, everybody opposes a do we genocide. oppose it? Everybody opposes a genocide. अब I And oppose a do genocide. Duh, we come on, oppose मैंने तो do we protest निकाली oppose हुई है। it on humanitarian grounds or because we are pro-Islamic or anti-Semitic? No, I oppose it on political grounds. I oppose it because I disagree with settler So colonialism. I want to clarify this to particularly everybody. on religious उससे पहले grounds. कि कोई क्लिप काट के बना दे कि अगली ने तो कह दिया कि देखो जी बेन गवीर को या स्मोट्रिच या नेतन्याहू को क्रिटिसाइज करना एंटीसेमिटिज्म होती है। हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि आप लोग जब यही हरकतें अपने माइनॉरिटीज के साथ करते हो तब आपको अच्छी लग रही होती हैं, जब यही हरकतें वो लोग कर रहे होते हैं जायनिस्ट, तो तब आप कॉल आउट करते हो सिंपली बिकॉज यू नॉट अ ह्यूमैनिटेरियन, सिंपली बिकॉज यू एंटी सेमिटिक। वो ये कह रही है, वो ये नहीं कह रही कि कॉलिंग आउट नेतन्याहू एंड द आईडीएफ इज एंटी सेमिटिक। नहीं, मैं ऐसा जरा आगे जाना चाहती हूँ। मैं बड़ी सीधी बात करना चाहती हूँ। देखें, जो गजन आर्ग्यूमेंट है पूरे का पूरा, पैलेस्टीनियन लिबरेशन का जो आर्ग्यूमेंट है, वो सेटलर कलोनियलिज्म के खिलाफ है। There are people who claim nativity and indigeneity to a land. They've been there for a very long time. सडनली आपके पास मॉडर्न स्टेट मेकिंग का जो प्रोसेस है, उसके अंदर आप एक इंस्ट्रूमेंट साइन करते हैं और उसके जरिए आप कहते हैं कि जी रिलीजियो पॉलिटिकल ग्राउंड्स के ऊपर वी एग्री विद दिस थ्योरी दैट वाज कॉइन्ड बाय दिस इंडिविजुअल एंड दैट पीपल हु कॉल देमसेल्व्स जूइश और आर ऑफ द जूइश फेथ दे नीड टू बी ऑन दीज लैंड्स बिकॉज उनकी बुक यहाँ पे ओरिजिनेट हुई है, उनका अब्राहमिक रिलीजन यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है, उनका फेथ यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है, एंड नाउ दे कैन कम हियर एंड नाउ दे कैन सेटल डाउन हियर। द लोकल इंडिजिनस पीपल ओवर देयर से वेल ओके फाइन, वी आर फाइन विद इट, बट देन दे कम देयर एंड देन दे स्टार्ट डिस्प्लेसिंग देम and be like you can't live here because this is our land and we are going to live here. ये आपके पास पूरा पैलेस्टीनियन लिबरेशन ये आपको बताती है कि दिस इज व्हाट हैपेंड एंड दिस इज व्हाट वी आर फाइटिंग। तो जब आपके अपने इस्लामो फंडामेंटलिस्ट लाइक द अफगान तालिबान राइट नाउ और द आईसिस आर गोइंग टू डैबल इन सेटलर कलोनियलिज्म, फिर आप उसको चैलेंज करोगे या फिर आपकी बोलती बंद हो जाएगी? क्योंकि फिर तो आपकी बोलती बंद हो जाती है और आजकल बहुत से पाकिस्तानियों की बोलती बंद हुई है। जब आपके पास तालिबान अफगान रजीम कहती है कि हम अटक तक पाकिस्तान को कैप्चर करना चाहते हैं, ये हमारे हिस्टोरिक लैंड्स हैं, यहाँ पे हमारे लोग रहेंगे, पंजाबी काले होते हैं, पंजाबी तोरियान और ये ऐसे, इनकी औरतें ऐसी, ये ऐसे, हम लोग बहुत मॉरली डिग्निफाइड है, हम लोग आते हैं अपने आप को यहाँ पे सेटल करना चाहते हैं, तो आपकी चाबकें क्यों बंद हुई हैं? वो तमाम अफराद जो फ्लोटिल्लास के ऊपर भी गए, जिन्होंने बड़े बड़े एहतजाज भी निकाले, जिन्होंने अपनी कलेक्शंस भी लॉन्च की जेनोसाइड के खिलाफ, अभी आपकी जबानें क्यों बंद हुई हैं? जुर्रत करो ना, जुर्रत गुफ्तार करो, जरा इस पे भी आके बात करो, नहीं करेंगे, इस पे आके आप लोग बात नहीं कर सकते हो। सो ये एक है कन्वीनियंस है हमारे पास थोड़ी सी। और ओवर द पास्ट 2 years जो कुछ हुआ है दुनिया के अंदर, पर्टिकुलरली आपके पास जो लिवांत के अंदर हुआ है, जो फलस्तीन के अंदर हुआ है, जो गजा के अंदर हुआ है, और जो ब्रूटल इमेजेस सारे लोगों ने देखी, ब्रूटैलिटी हर किसी को रेडिकलाइज करती है। जितना भी आपके पास रेडिकलाइजेशन अभी आवाम की हुई है ना, उसका भी खमियाजा हमें हमारी पर्टिकुलरली मुसलमान माशरों को अगले 10 साल भुगतना पड़ेगा। एंड दिस इज अ कॉन्वर्सेशन दैट आर पीपल आर नॉट रेडी फॉर राइट नाउ। अभी वो जितना आपने यूथ के अंदर, आपकी जेन अल्फा के अंदर, आपकी यंग जेन जी ने वो विजुअल्स वो कंज्यूम किए हैं सारे के सारे, अब वो निकलने भी हैं बाहर कहीं पे, और वो निकलेंगे। आपके पास क्यों आईसिस की और तालिबान की और जमातुल अहरार की और इख्वानुल मुजाहिदीन पाकिस्तान की, इन सब की रिक्रूटमेंट इतनी ऊपर ऊपर क्यों जा रही है? और सबकी रिक्रूटमेंट पर्टिकुलरली आपके पास लेट टीन्स और अर्ली 20s के लोगों के अंदर क्यों ज्यादा हुई है? कभी बैठ के सोचो ना इस चीज के ऊपर। ये वो टफ क्वेश्चंस हैं, हार्ड क्वेश्चंस हैं जो कि हमारी पब्लिक, हमारी जनता नहीं पूछना चाहती। लेकिन अब इसलिए this also then reminds me, so yes, the way, and particularly events after 7th October 2023, एक तो उसने बहुत उसको बहुत एज एन अपॉर्चुनिटी यूज किया गया है शेमफुली बाय पीपल कि चलो जी अब हम उसको कमर्शलाइज करते हैं लोगों की जेनोसाइड के विक्टिम्स की सफरिंग को। और उसी तरह से यू सेड के ये चाहे ISK जो इनका खुरासान चैप्टर है, उनकी जो रिक्रूटमेंट है, यू टेलिंग मी, वो बहुत ज्यादा अब बढ़ गई है। तो एक तो रेडिकलाइजेशन इधर को ही है। एक अब जब मैं ग्लोबल पॉलिटिक्स की तरफ आना शुरू हूं तो दूसरी साइड पे भी बड़ी रेडिकलाइजेशन शुरू हुई है कि मैं ये देखता हूं कि जायनिस्ट या नॉट वेरी इनसिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ एक्स मुस्लिम्स, वो तो कहते हैं कि गाजा में कोई जेनोसाइड ही नहीं हो रहा, और वो ये कहते हैं कि तुम जैसे लोग
मतलब तुम जैसों में वो सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहे, ये जो आपके इवन पॉडकास्ट के होस्ट वगैरह बैठे हैं ना, उनकी बात नहीं कर रहे, सिर्फ वो बात कर रहे हैं मुनीब कादिर, मेहर बवान, तुम जैसे लोग कभी इतना रौला क्यों नहीं मचाते सूडान और यमन के ऊपर, जिस तरह अभी व्हाइल आई एम सिटिंग हियर तो आरएसएफ और सैटेलाइट से खून दिख रहा है, सैटेलाइट इमेजेस से, वहां डार्फर के अंदर, वेस्ट डार्फर में जो अल फैशर है, और आरएसएफ वहां फैल गई है, जिसको जानजवीद भी कहा जाता था। एंड ऑफ कोर्स वो नॉन अरब्स के ऊपर इस वक्त एक जेनोसाइड कर रहे हैं और 150,000 कम अज कम अमवात हो गई हैं। सो इसका जवाब पहले मैं उन लोगों को दे देता हूं जो भी एक्स मुस्लिम्स वगैरह हैं, और फिर आप मेहरब आप जरूर दीजिएगा। मेरा उनको ये जवाब है कि देखो, गाजा के बारे में एटलीस्ट मैं इसलिए ज्यादा डिटेल में बात करता हूं क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आप लोग इसराइल को कह रहे हो कि it is lawful self-defense what they're doing. The onslaught on people in Gaza is self-defense. You're celebrating them. People like Hillary Clinton sit on a stage and they tell us कि ये तो तुम लोगों ने टिकटॉक से बातें सुनी है. You guys are ill-informed. और दूसरी तरफ सूडान में जो हो रहा है, हुथीस ने जो यमन में किया, यहां तक कि यूएई का भी जो रोल है सूडान में, उसको हर कोई यूनिवर्सली कंडेम कर ही रहा है और हर कोई बुरा मानता है यूएई के भी रोल को, इसलिए छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, कवर करने की कोशिश कर रहे हैं उनके वेस्टर्न एलाइज। सो कोई भी उनकी आरतियां नहीं उतार रहा, तारीफ नहीं कर रहा। जरूरत एक्टिविज्म की ज्यादा उधर पड़ती है जिधर गैस लाइट किया जा रहा हो, और जिधर अग्रेसर की और जो जेनोसाइडल कैंपेन चला रहे होते हैं उनकी तारीफें की जा रही होती हैं। दैट्स द रीजन। अब आप बताइए मेहर। देखिए, मैं तो ये समझती हूँ कि एक्स मुस्लिम्स जो हैं बहुत ज्यादा, उनका एक फंडामेंटल एक ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप है विद रिलीजन, विद रिलीजन और और विद इस्लाम, विद इस्लाम, सॉरी, विद because इस्लाम इन पर्टिकुलर। they do like Zionism. A lot of या them. They do like, even they love radical Christianity, and that's why they love Ayan Ali Hirsi. because they are stupid, ना? Mm-hmm. That's what they are. They aren't the brightest people on the planet. Mm-hmm. रिलीजन को ना मानना कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं है, रिलीजन को मानना भी कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं है। आई मीन लिटरली व्हाट इट इज, आई मीन दुनिया के अंदर फेथ मौजूद है, रिलीजन मौजूद है, आप मानो आप ना मानो, चिलिंग सी बात है आपकी सारी की सारी। लेकिन जब आपकी एक्स मुस्लिमनेस, आपकी एक्स पर्टिकुलरली ऑफ द एक्स मुस्लिम पार्ट पर्टिकुलरली आपकी आइडेंटिटी का एक पूरे का पूरा हिस्सा बन जाए, तो मुझे तो ऑनेस्टली बहुत क्रिंज लगते हैं। यू सीन माई ट्वीट्स, तो मुझे तो ये लिखिए एमी ये डूशी से ब्रोज लगते हैं सारे के सारे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। एंड आई लाइक डोंट इवन कंसिडर देम वर्दी कि मैं उनकी किसी बात का रिबटल करूं, बिकॉज मुझे आई सी देम एज पॉन्स इन अ लार्जर मशीनरी। आपने अपने ट्रॉमा को, अपनी चीज़ों को आपने प्रोसेस नहीं किया हुआ। हम भी इसी पाकिस्तान में रहते हैं। आई डू थिंक दैट जिस तरीके से हमारे यहाँ रिलीजन डिप्लॉय होता है और यूज़ होता है वो निहायत वायलेंट है। हमें तो खुद फेस करना पड़ता है ना, मुझे तो फेस, मेरे तो नाम ले लेके बाकायदा खुतबे दिए गए हैं जुमे की नमाज के बाद, 2022, ठीक है, नाम ले लेके बाकायदा। तो मैं कैसे बैठ के बोलूं कि जी हाँ किसी किस्म का प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, पॉलिटिकल रिलीजन का बहुत बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम है। लेकिन द वे दीज एक्स मुस्लिम्स यूज दीज नैरेटिव्स एंड दीज रेटोरिक्स, आई ऑनेस्टली डोंट इवन थिंक दे आर वर्दी ऑफ एनी रिबटल फ्रॉम माय साइड, बिकॉज इल्हाद यानी कि रिजेक्शन ऑफ फेथ और रिजेक्शन ऑफ डिवाइन पूरी दुनिया के अंदर होता है। लेकिन पाकिस्तान वाले हमारे भाई हजरात इन पर्टिकुलर जो बाहर नहीं, अब बहनें भी हैं, मैं आपको बता सकता हूँ, सर्टिफाई कर सकता हूँ, बहनें भी आ गई हैं मैदान में। वो एक दो हैं, उनकी खैर वो है, जीबी न्यूज पे भी बैठी हुई हैं, वो टॉक टीवी पे भी बैठी हुई हैं, वो यूट्यूब पे भी बैठी हुई हैं, और वो फेमिनिज्म के बहुत ज्यादा हम लोगों को लेक्चर जरूर देती हैं, उस पे कैंसिल कर देती हैं लोगों को। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि गाजा के अंदर पीपल आर एंजॉयिंग द जेनोसाइड, उस पे वो कैंसिल नहीं करेंगी, बल्कि अगर आप ये कहोगे कि गाजा में जेनोसाइड चल रहा है फिर आपको कैंसिल कर देंगी। सो इन भाइयों का लेकिन मेरे ख्याल से उनकी उसकी वजह ये है ना, उसकी वजह ये कि हम लोग ऑब्फस्केट कर रहे हैं उनका। मेरे ख्याल से जो उनकी कोर आर्गुमेंटेशन है वो हमास के खिलाफ है। तो मैंने तो कितनी दफा वही वाली बात, डू यू कंडेम हमस, एक बार जो मजाक मान गया, मैं तो उसमें पूरी किताब ही लिखी, कितनी दफा कह चुका हूँ यार। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके भी सिनवार के खिलाफ, जो कि अब मर गया है, तो उस पे भी उन लोगों ने रेस्पॉन्स जारी किए थे। तो जब मैं मान रहा हूँ कि हाँ वो आतंकवादी हैं, तो तुम लोग भी मान जाओ ना, क्योंकि जेनोसाइडर नहीं तो नेतन्याहू भी कम अज कम, ठीक है, स्टेटहुड की उसके पास एक ऊपर से एक लबादा है, बट दरअसल उसके एक्शंस टेररिस्ट एक्शंस हैं, क्रिमिनल एक्शंस हैं, इसी तो रेस्ट वारंट है। वो जब ये बात मानते ही नहीं है, तो देन दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोपेगेंडिस्ट एंड अ लेजिटिमेट क्रिटिक। Yeah. So, like I said, I don't think even like they warrant a rebuttal from my side. It's fine. I mean, in all honesty, I think it's fine because it's not just them. There's also a lot of people on our side
जो कि who are pro Palestine and pro Gaza, but in essentiality they are just like No, they are pro. too busy taking out revenge on Pakistan's Hindus, Pakistan's Christians, Pakistan's Ahmadis, Pakistan's transgender community, and even against Pakistani Shias, and even more so statistically, Pakistani Sunni Muslims. तो मेरा बेसिकली मानना, मेरा इसके ऊपर एक समराइज्ड ओपिनियन मुनीब भी होगा कि जब भी आपके पास कोई कंटेम्प्रेरी इशू बहुत हॉट होता है और वो चल रहा होता है, तो देयर आर लॉट ऑफ अदर पीपल जिनके अपने वेस्टेड एजेंडाज होते हैं, एंड आई डोंट यूज द टर्म वेस्टेड एजेंडा इन अ बैड वे, आई लिटरली जस्ट मीन कि उनका अपना एक पॉलिटिकल प्रोरोगेटिव है, और वो अपना पॉलिटिकल प्रोरोगेटिव आके प्रोजेक्ट करना शुरू कर देते हैं ऑन टू दैट कंटेम्प्रेरी कॉज. केस इन पॉइंट, ट्रांसजेंडर राइट्स. देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको ट्रांसजेंडर राइट्स से किसी किस्म का कोई इशू नहीं था, ना वो उनको जाती तौर पे अफेक्ट कर रही है, ना उनका जाती तौर पे किसी किस्म का ओपिनियन है, बट दे आर सेक्सिस्ट एंड मिसोजिनिस्ट्स. दे डू बिलीव कि औरतों की राइट को कर्टेल करने की जरूरत है, तो उन्होंने अपनी वो वाली पूरी की पूरा नैरेटिव उठा के यहाँ पे आके ठूंसना शुरू कर दिया. तो उस किस्म के बहुत से लोग हैं जो कि गजा वाले पूरे इशू के, फलस्तीन वाले पूरे इशू के ऊपर, एंड आई से गजा इन पर्टिकुलर बिकॉज जिस चीज को जेनोसाइड कहा गया है, जो भी इंटरनेशनल, जो वो गजा के अंदर हुआ है, वेस्ट बैंक की कंडीशन स्लाइटली डिफरेंट है. And there is a conversation about West Bank versus Gaza की politics, which I don't think that the Pakistani Muslim population is ready for. Or even know about. Or even know about. Or they know about. They know about it. We know a lot. मुनीब, हमारी आवाम को बहुत कुछ पता है. हम बहुत खुशी खुशी अपनी आंखें बंद करना और ये करना बड़ा पसंद करते हैं. ठीक है, तो ये हमारा ये है. हम लोग बहुत खुशी खुशी ऊपर चीजें यूं करके क्रिएट करते हैं अपने ऊपर, तो ये होता है. तो वो वाली कॉन्वर्सेशन अभी हम लोग करने के लिए तैयार ही नहीं है, मगर जो सारा कुछ हो रहा है उसमें प्रो इसराइल वर्सेस प्रो गजा पीपल के अंदर मेरे ख्याल से देयर इज अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द कैंप्स हु रियली डोंट गिव अ फक. दे डोंट अबाउट दिस. आई टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. मैं आजकल ये रीड कर रहा हूं. ओह इंटरेस्टिंग. और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसके अंदर ये है, इसको उठाकर मुझे लग रहा है या तो ये किसी पाकिस्तान के ऐसे यूट्यूबर ने किताब लिखी है जिसके पास नेदरलैंड्स का पासपोर्ट है, या ये पाकिस्तान की किसी फैशन डिजाइनर ने लिखी हुई है जो कि इतना पसंद नहीं करती ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को. बस सिर्फ इस बुक में से जितना भी इस्लामोफोबिक और प्रो इजराइल पार्ट है ना, वो माइनस कर दो तो लगता है कि बिल्कुल यहाँ पाकिस्तानी राइट विंग ने लिखी है. इतने इंटरसेक्शंस हैं. हाउ कॉमन सेंस ट्रायम्फ्ड in an age of total madness. ठीक है, सो मैडनेस इस बुक के अंदर बेसिकली लिखा गया है. ऑफ कोर्स ट्रांसजेंडर मूवमेंट को, ऑफ कोर्स कलर ब्लाइंडनेस को, ऑफ कोर्स डाइवर्सिटी, इक्वालिटी, इंक्लूसिविटी, माइनॉरिटी राइट्स प्रोटेक्शन को, तो उस सब को इसके अंदर बड़ी नफरत के साथ इस बुक में मॉर्गन साहब ने लिखा है कि वो मैडनेस है. तो वो तो हमारी राइट विंग एग्जैक्टली वही कह रही है. बस सिर्फ ये है कि ये प्रो गाजा है और ये लोग प्रो इजराइल है फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट. फॉर इवन दो पियर्स मॉर्गन हैज चेंज्ड हिज स्टांस टाइम एंड अगेन, बट ही इज फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट प्रो इजराइल. सो ये में एक बड़ा क्लोज लिंक है, एक इंटरसेक्शनैलिटी है ये राइट विंगर्स में, बड़ी गहरी किस्म की है. ये सारे एक दूसरे के छापे मार रहे हैं. There are like 2 reports that I would love to send you. I think you should read them. It's about कि how मैं जब हमेशा बात करती हूँ ना कि far right collude करती है globally. And the far right has colluded globally. And what's interesting is कि आपके पास white supremacists का इसके अंदर एक बहुत important role है, और उनकी एक बड़ी डिटेल्ड ऑपरेशन होती है. आपके पास जो राइट विंग फाइनेंसिंग स्टार्ट हुई थी 2010 में स्टार्ट हुई थी, जब ओबामा के 2 साल हुए थे प्रेसिडेंसी को सिर्फ, और इसके अंदर रशियन ओलिगार्क्स भी इन्वॉल्व हैं, अमेरिकन कॉर्पोरेशंस इन्वॉल्व हैं, और कुछ अमेरिकन बहुत ज्यादा रिच बिलियनियर्स इन्वॉल्व हैं, कुछ यूरोपियन बहुत रिच बिलियनियर्स इन्वॉल्व हैं. 2018 तक तो इन्होंने डोमिनेट किया है उस पूरी फाइनेंसिंग को, लेकिन 2018 ऑनवर्ड इसके अंदर आपके पास अरब फाइनेंसर्स और साउथ एशियन फाइनेंसर्स भी आ गए हैं जिसके अंदर ज्यादातर इंडियंस हैं. सो ये पूरी ग्लोबल मशीनरी है, and that is how it sort of and I was telling you right before the program कि even UK में भी वो Chinese spy scandal शुरू हो गया है कि there were people, one of them is Christopher Cash, so they were actually working for Beijing, sitting in corridors of power within Britain, and so इसमें Christian oligarchs मतलब Chinese oligarchs को भी शामिल कर लो, तो बिल्कुल there is a nexus and there is a very unholy alliance going on. Yeah, because this is a methodology, ना. एक मेथड अगर बाकी ग्लोबल पावर्स एग्जीक्यूट कर रही हैं तो आपके पास बाकी ग्लोबल पावर्स तो फिर पीछे नहीं रहेंगी. एंड आई थिंक पाकिस्तान शुड स्टार्ट डूइंग इट एज वेल. हम तो बहुत पीछे रह गए. मैं ये कहता हूं इंडिया बड़े जमाने से प्रैक्टिकल हो जाओ. ये जो यूजलेस किस्म के आपने सो कॉल्ड एसेट्स जो कि लायबिलिटीज ही बन चुकी हुई हैं, वो पालना छोड़ो. डू व्हाट द नीड ऑफ द आवर डिक्टेट. द वर्ल्ड इज डूइंग.
Yeah, do what the world what is even doing. yeah what countries like UAE are also doing. तुम लोग फिर अगर इतना ही उनको नापसंद करते हो, तुम लोग कहते हो यूएई भी इजराइल फंडेड है और टर्की भी इजराइल फंडेड है, मुझे लोग इस तरह के कमेंट्स लिख रहे हैं, तो फिर तुम लोग उधर भागे क्यों चले जाते हो? when a shit storm hits you in your own country here, why do you keep running there? तो मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बनाओ कि इधर से ना भागना पड़े, हम इधर ही रहकर बड़े खुश रह लें। अब एक दो और बातें मेरी रह गई हैं। एक तो यूएस पॉलिटिक्स में कुछ बहुत ही मेजर इस वक्त हो रहा है एज वी स्पीक, and then Pakistani politics maybe something is brewing. Now US politics पे अगर मैं आ जाऊँ, of course Zoran Mamdani on his way to becoming New York mayor. So mayor election चल रहे हैं. There's this guy who's so damn insignificant के Saliva or something, that's what I call him, Saliva, the Republican, and then there is Andrew Cuomo, the alleged sexual abuser, and then there's Mamdani. And Trump has said that he's going to end funding to New York City agar Mamdani wo ban gaya un logon ka mayor, and he's also going to deport him, and that he's saying during गवर्नमेंट शटडाउन, जो कि इस महीने की शुरू से इस वक्त हुआ है। सो हाउ डू यू टेक इट? रेसिज्म हमें बहुत दिख रहा है जो हम ममदानी के टूवर्ड्स डायरेक्टेड देख रहे हैं, बट व्हाट इज इट गोइंग टू ब्रिंग अबाउट? अगर ममदानी वाकई जीत जाता है ये मेयर इलेक्शन, व्हाट डज इट मीन फॉर द ग्लोबल लेफ्ट, फॉर द लाइक्स ऑफ जेरेमी कॉर्बिन, ज़ारा सुल्ताना और ज़ैक पेलिंस्की इन द यूके एज वेल? Very, very, very interested and loaded question and quite diverse. I'll just मैं इसको जरा मैं एनाटमाइज करती हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले तो हमें एक फंडामेंटल बात है कि अमेरिका इज नॉट वन कंट्री। इट इज आई थिंक 7 to 9 countries that are forced to be together. I think Midwest और ईस्ट बहुत डिफरेंट है, फिर आपके पास वेस्ट कोस्ट कंप्लीटली डिफरेंट है, फिर टेक्सास इज अ प्लेस ऑफ इट्स ओन, और फिर साउथ बाइबल बेल्ट तो बिल्कुल ही आपके पास एक अलग सी चीज है। तो न्यूयॉर्क का जो कैरेक्टर है, एंड व्हेन आई से न्यूयॉर्क आई मीन न्यूयॉर्क सिटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अपस्टेट न्यूयॉर्क, Right. व्हिच इज वेरी वाइट बाय द वे एंड वेरी रिपब्लिकन, NYC in common parlance. या Yeah. तो अर्बन अभी भी अमेरिका के अंदर यही हुआ है ना कि अर्बन जो सेंटर्स हैं आपके पास वो ब्लू हैं। वो डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो डिफरेंट है, उनकी अमेरिकननेस की अपील एग्जैक्ट, और जो फिर आपके पास पीछे की जगह वो सारी रेड हुई थी ट्रम्प वाले इलेक्शन के अंदर भी। एंड आई वाज लिटरली इन द यूएस जब इलेक्शंस हो रहे थे, और मैंने तब स्टेटस कोई भी नहीं लगाया था बिकॉज आई वाज ऑन वर्क ओवर देयर, लेकिन मैंने सबको वाली बात बता दी थी कि मैं आप सबको बता रही हूँ कि 6 की 6 स्विंग स्टेट्स आर स्विंगिंग ट्रम्प। आई हैव मेट हिजाबी निकाबी वुमेन हु आर वोटिंग ट्रम्प। व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन? ठीक है, the reason is a really bad calculation by Democrats and liberals of what politics in today means. And मैं भी एक यूरोपियन कंट्री की एक सोशल डेमोक्रेट पार्लियामेंटेरियन से मेरी मुलाकात हुई थी कुछ दिन पहले की बात है, एंड आई वोंट नेम व्हाट कंट्री इट वाज एंड व्हाट पॉलिटिकल पार्टी इट वाज, और पूरी कॉन्वर्सेशन के आखिर में मेरे को दोस्त से मुलाकात हुई थी मेरी, और हम लोग बैठे हुए थे, हम गप लगा रहे थे हंसते हंसते। मैंने बिल्कुल आखिर में उनसे पूछा, मैंने बोला कि लाइक सोशल डेमोक्रेसी का एक लेफ्टिज्म की एक इवॉल्व शक्ल है, ये एक उसके अंदर एक इंटरनेशनलिज्म का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपसे जानना चाहती हूँ कि व्हाट इज सोशल डेमोक्रेसी इन एन इकोनॉमिक सेंस नाउ इन 2025? मुझे मार्क्सिस्ट थ्योरी मत प्रेजेंट करें, मैं जानना चाहती हूँ कि 2025 में जब दुनिया इतनी इवॉल्व हो चुकी है 200 साल आगे, अब आप मुझे बताएं 2-4 जुमलों के अंदर के इकोनॉमिक्स का तस्वुर आपका क्या है जो कि हम हर लेवल पर जाकर लोगों को बता सके। और उसने मुझे बोला कि जी हमारे एक मुल्क में क्या, हमारे पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर आजकल डिबेट चल रही है, वी डोंट नो, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट द कैलकुलेशन इज। राइट नोज व्हाट इट्स फाइटिंग फॉर, दे आर फाइटिंग फॉर कैपिटलिज्म, राइट, they are fighting for Western civilization, which is quote unquote white supremacy. Absolutely. Imperialism and celebrating everything about imperialism. मैं एक्चुअली लिज ट्रस की बुक भी रीड कर रहा था, एंड उसने लिखा कि हम colonialism के बारे में और slave trade के बारे में हमें इतना गिल्टी क्यों फील कराया जाता है? So I mean, there you have it. I mean, if I was Liz Truss, I would say the exact same thing. No, I think you're a kinder person. No. देखो मैं आपको बताती हूँ ना, अब यहाँ पे जरा मुझे क्रेडिट देने दो बंदी को, हालांकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, and I hate white supremacists, and I absolutely hate white supremacists. But what I'm essentially trying to say as well कि racial supremacy तो हर किसी के अंदर है। white supremacist को मौका मिल गया क्योंकि उनके पास इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई। Right. अगर उनके पास इंडस्ट्रियलाइजेशन ना आई होती
और दुनिया के बाकी इलाकों के अंदर आई होती तो उन्होंने भी करनी थी। हाँ जापान ने नहीं की थी। जापान ने कोरिया को और ईस्टर्न चाइना को कॉलोनाइज नहीं किया था। किया था, नाच नचा दिया था। हाँ, तो वो बैठ के दूध पी रहे थे उस वक्त। अफगानिस्तान की जो आपके पास रिजीम्स थी फ्रॉम 1600 1700 ऑल द वे डाउन टू अर्ली 1900s, वो क्या हरकतें नहीं करती रही हैं? इंडिया के क्या अभी तक एक्सपेंशनिस्ट गोल्स नहीं है? तब सो देखिए पाकिस्तान ये के होता है। पाकिस्तान के एक्सपेंशनिस्ट गोल्स हैं, बिकॉज इंडिया अखंड भारत की बात करता है, यहाँ गजवा हिंद की बात करते हैं, बच्चा बच्चा करते हैं। हम नहीं करते, स्टेट नहीं करती। स्टेट नहीं करती, हाँ, लेकिन ओके, राइट विंग यहाँ की मैं ये करती वाली है। बात यहां पे मैं पाकिस्तान को क्रेडिट देना चाहूंगी कि पाकिस्तान ने रियासत के तौर पे कभी भी खुद को एक्सपैंड करने की बात नहीं की है। या हाँ, जो that is अफगानिस्तान एज पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाला आर्ग्यूमेंट है, वो भी अफगानिस्तान की कॉलोनाइजेशन का या अफगानिस्तान को पाकिस्तान में मर्ज करने का आर्ग्यूमेंट नहीं था। वो एक बहुत लिमिटेड जियोग्राफिक आर्ग्यूमेंट था इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री डॉक्ट्रिन कि पाकिस्तान नैरो है, इंडिया ब्रॉड है। अगर हमारी अफगानिस्तान से अच्छी अलायंस होती है तो पाकिस्तान उसको क्वेश्चन कर सकता है, अब्सॉर्ब कर सकता है। डू आई एग्री विद इट? नो। बट वॉज दैट अ कॉलोनियल और एक्सपेंशनिस्ट आर्ग्यूमेंट? एब्सोल्युटली नॉट। पाकिस्तान ने कभी भी खुद को एक्सपैंड करने की बात नहीं बट की है। देन पीपल विल से, और योर क्रिटिक्स विल से, फिर जैद हामिद को क्यों बिठा दिया था इस तरह की बातें करने के लिए? बिकॉज वी आर स्टूपिड। ऑलराइट, Because we are stupid and we believe that religion sells and we are right, religion does sell. ऑलराइट, तो जब भी आपको कुछ बेचना होता है तो आपको मजहबी सा बंदा ही करके आगे बैठाते हो हाँ ना। हाँ हाँ हाँ। इस्लामिक टेस्ट तो खान साहब भी देते हैं, हर कोई देता है भाई, क्यों हम डिनाई कर रहे हैं? स्टेट आपको वो करके दे रही है जो कि आप स्टेट से बट कह डू रहे यू हो कि आप थिंक हमें दिस करके इज चेंजिंग नाउ? दो। नो, Oh, so आई you डोंट mean थिंक to सो। tell me that TLP के ऊपर जो क्रैकडाउन है, it's all for nothing? नो 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 नो, ये बात मैं हरगिज भी नहीं कर रही हूँ। लेकिन देखिए, स्टेट का इस्लामिक कैरेक्टर वाली जो बात है ना Yeah, कि पाकिस्तान इज एन इस्लामिक स्टेट, yeah. पाकिस्तान इज अ मुस्लिम स्टेट, बट इज पाकिस्तान लाइक सऊदी? इज पाकिस्तान लाइक ईरान? इज पाकिस्तान लाइक अफगानिस्तान? इज पाकिस्तान लाइक ब्रुनाई दारुसलाम? Pakistan is like none of them. But is We have Pakistan like parliamentary Malaysia? democracy. Is Pakistan like UAE? Is Pakistan like Turkey? It could be, Malaysia is not an Islamic state. but Muslim majority. So I mean, 50%, 51. yeah, but still, if I'm not wrong, I checked, but Malaysia does recognize Islam as like the state religion, doesn't it? चले चले ठीक हो गया. Pakistan is not as amazing as them. Pakistan is not like Why can Turkey we either. not be as amazing as them? And I think कि वो लोग वहां जाकर I think we can be better than them. we can I be think we better, can but be I think better कि than वो जो them. इस वक्त हमसे बेहतर है वो इसलिए because their version of what it means to be a Muslim is much more I palatable to the entire world and to them as well. I agree with you on that, and I do believe that there is a South Asian Islamic modernity जिसको कहा Yeah. जाता है. I think वो उस बेचारी को ना आपने कभी पढ़ा है. Let's be very हाँ real. हाँ हाँ ना मैंने कभी आज तक इतना ज्यादा हाँ पढ़ा है. राइट ना हमें कभी प्रॉपरली पढ़ाई गई है. लेकिन आई थिंक द टाइम हैज कम कि वी स्टार्ट एंगेजिंग विद व्हाट वी कॉल इस्लामिक मॉडर्निस्ट्स all right. और मुस्लिम मॉडर्निस्ट्स. अब उसकी क्या फॉर्म्स हैं, इस पे हमारे तक ये डिबेट नहीं पहुंची है बिकॉज वीव बिन लेफ्टिस्ट और वीव बिन सेक्युलरिस्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग वाइल. बट लाइक जो आपके पास इस्लामिक थिंकर्स हैं या आपके पास जो मुस्लिम थिंकर्स हैं पाकिस्तान के, दे एक्चुअली हैव बिन हैविंग कन्वर्सेशंस ऑन दिस contrary to popular belief for the past 100 years or less or more, but they have. But गांधी साहब की मैं तरह हर किस भागना उनको पड़ जाता है डिनाउंस ना, नहीं जान करूंगी. बचाते बचाते। देखिए वो तो सारा कुछ होता है ना आपके पास ना. देखो ना मुनीब, अब मैं क्रिटिक करने में तो फिर हर चीज का क्रिटिसिज्म है ना. तो मैं इसलिए फिर तो कहता मेरी माँ हूँ और कि मेरा बाप स्टेट भी को परफेक्ट नहीं चाहिए है. कि जो एंटी गामती है उन पे क्रैकडाउन करे, और मुझे इसी तरस नहीं आता। मुझे आज तक याद है, 2007 की बात है, मैं ए लेवल का स्टूडेंट था, मैं टीवी के ऊपर देख रहा था अपने कमरे में पढ़ते पढ़ते कि जी वो ऑपरेशन चल रहा था लाल मस्जिद वाला, एंड पीपल लाइक जैस्मीन मंजूर वो टीवी के ऊपर थे, देखो कितना ह्यूमन राइट्स अब्यूज हो रहे हैं, एंड आई वाज सो यंग, आई मस्ट हैव बीन 17 इयर्स ओल्ड, और मैंने तब भी कहा था क्यों तरस आ रहा है भाई इस आदमी के ऊपर जो हिजाब पहन के भाग रहा है और दूसरों को अंडर द बस थ्रो कर रहा है, क्यों तुम लोगों को तरस आ रहा है? बिकॉज वो तो तुम पे पाउंड से पाउंड करके तुम्हें आई बोटियां बोटियां नोचने को तैयार है, वो तो खड़े हुए हैं इस चीज के लिए। या लेकिन उस टाइम पे गांधी साहब का नेशनल टेलीविजन पर बकायदा प्रोग्राम आया करता था. ये मुझे नहीं पता, या तो टेल मी। गांधी साहब का बकायदा अच्छा पूरा प्रोग्राम आया करता अच्छा। था और वो लोगों को बहुत एतराज था. अभी भी लोगों को बहुत से आपके पास इस्लामिक थिंकर्स को गांधी साहब बिल्कुल ही पसंद नहीं. उनका एतराज था कि रियासत जो है वो गांधी साहब को क्यों पावर कर रही है. हाँ प्रॉब्लम ये है ना हाँ हाँ कि आपकी स्टेट किसी एक को किसी दूसरे के ऊपर एम्पावर करना शुरू करती है तो फिर उन लोगों को मसला होता है. मैं यहाँ पे अराफात के साथ एग्री करती हूँ, अराफात मजहर के साथ, कि आपके पास ये कुछ चीजें हेल्दी डिस्कोर्स हैं.
चीजें आपको डिस्कोर्स के अंदर छोड़ देनी चाहिए और आपके पास इस्लामिक डिस्कोर्स करने वाले इस्लामिक थिंकर्स को खुद ये नियम और उसूल तय करने चाहिए कि पावे तकफीर करो एक दूसरे की, पावे दूसरे को काफिर डिक्लेयर करो, वाजिबुल कत्ल और कत्ल आप लोग नहीं कर सकते, वायलेंस पे अपनी आप लोग रिसीड आना शुरू हो, आप अलाउ ही नहीं करेंगे ये हेल्थी डिस्कोर्स माशरे के अंदर पनपना, ये वाली बात आगे चलना, तो वो माशरा एक सेल्फ करेक्टिव तरीके से खुद को चीजें सिखा के आगे नहीं आ सकता। एब्सोल्युटली ये मैकेनिज्म्स हमें एज अ ह्यूमन सोसाइटी, एज अ ह्यूमन सिस्टम खुद करने की जरूरत है। हर काम रियासत बड़ी अम्मी बन के आपके मुंह में चमचा नहीं डाल सकती। पॉइंट वी विल फर्स्ट हैव टू मेक श्योर कि वो जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हमें पोज कर रहे हैं, बिकॉज वही वाली बात ना, सांप मुझे डसने को आ रहा है। टू गेट टू दैट पॉइंट वी विल हैव टू concentrate the monopoly of violence with the state. Absolutely, that's my argument, that's my exact. And that is why लोगों को ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को और पाकिस्तान के सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट और लिबरल्स को आजकल मैरब से कंफ्यूजन हो रही है। I totally and completely endorse violence by the state, and as long as it is proportionate and justified. That's the point, absolutely. But no non-state बात सारी सिंपल, हमारे पास बात ये है। That reminds me, बातों में से बात निकलती है। एक बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म आती है आपके ऊपर, मुझ पे, हम सब पे, तुम सेकुलर लोगो सिर्फ टीटीपी और टीएलपी तक ही क्यों महदूद हो, बीएलए को क्यों नहीं कंडेम करते तुम लोग? जितना बीएलए को मैं कंडेम करती हूँ। तो चलो ये भी डिबंक कर दी उन लोगों की। मेरी तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा कैंसलेशन हुई पीटीएम के सपोर्टर्स और बीएलए के सपोर्टर से। तो मैंने इंडिया के मेरे भारत के मोदी गोदी मीडिया पे जाकर कहा हुआ है कि देखो अमेरिका ने भी बीएलए को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर। मैं तो ये वाली सारी बातें कही ना, अमेरिका करे अमेरिका ना करे, मुझे घंटा फर्क पड़ता है। मैं तो सीधी बात करूंगी, मैं तो लेफ्टिस्ट रेजिस्टेंस के एंगल से भी अगर हूं, आई पर्सनली बिलीव दैट बलोच मिलिटेंट और बलोच आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन, बलोच आर्म्ड रेजिस्टेंस का समर्थन नहीं किया। ये सिर्फ ये बात ही नहीं है। इट इज नॉट सपोर्ट साइड पे रखो मुनीब। मैं तो उससे भी एक स्टेप आगे जाके बोलती हूँ, टू मी नो, I believe that Baloch armed resistance is the dumbest movement to ever exist in the past 100 years of the subcontinent. इतनी stupid उनकी political calculations है, इतना बेवकूफाना किस्म का उनका political calculus है। मैं तो violence अच्छी होती है बुरी होती है वाले, मैं तो बचगाना जुवेनाइल आर्ग्यूमेंट से आगे आगे वाली बात करने को तैयार हूं ना। आर्म्ड रेजिस्टेंस भी तो एग्जिस्ट करती है ना किसी। मैं कहती हूँ कि आपकी हर कैलकुलेशन बुरी रही है, आपने हर दौर में, आपने हर दिहाई में स्टूपिड कैलकुलेशन की है। जब आपको लगा कि अफगानिस्तान पावरफुल है, वो पाकिस्तान के ऊपर हावी हो सकता है, आप जाके अफगानिस्तान की गोदी में बैठ के, फिर आपको लगा कि इंडिया पावरफुल है, आप जाके इंडिया की गोदी के अंदर बैठ के, हर दफा आपको मुंह की खानी पड़ी। India doesn't have your best interests, by the way, in mind. They don't. हार्ड में गए बेस्ट इंटरेस्ट, बेस्ट नॉट इंटरेस्ट। वो जो बैठते हैं कहते हैं मेरे को गरीब, यानी कि इतना स्टूपिड आपका पॉलिटिकल कैलकुलस है। यू ऑलवेज hedge your bets on the worst ally and then the ally does not deliver you dividends, तो फिर आप अपना नियो नेशनलिस्ट लिटरेचर प्रोड्यूस करते हो कि जी हमारी जो वॉर है वो तो वॉर, हमारी गुरेला वॉरफेयर है वो तो वॉर ऑफ हमारी फ्लीज है, वो तो फिर मल्टी जनरेशनल हमारी स्ट्रगल है हमारी। वो भाई कब तक खुद को तुम लोग चूना लगाते रहोगे, कब तक? So what's the way forward? What do you think then? पीकेके एंड देन आपके जो वेस्ट के अंदर पोजीशन, आपके जो आजकल के जो थिंकर्स आए हैं जिनमें से कुछ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जिनको मैं बहुत बुरी लगती हूँ, एंड आई स्टिल सेड टू देम कि मुझे तुम लोग फिर भी वापस आने दो बिकॉज आई डोंट हेट यू। वो कहते रहे कि जी हमारी तो मूवमेंट बहुत सिमिलर है टू द मूवमेंट टू द कुर्दिस्तान वाली मूवमेंट। पीकेके ने हथियार डाल दिया, पीकेके ने हथियार डाल दिया। अच्छा, एंड बजाओ तालियां। बट देन व्हाट डू यू थिंक फॉर पीपल इन बलूचिस्तान who do not, they are unarmed, they वो निहत्ते हैं जो अपने loved ones को ढूंढने निकले हुए हैं, what's the way forward for them? What kind of activism is the right activism? नहीं, मेरे ख्याल से any kind of activism is the right activism उनकी वाली साइड से। मैं तो I can't tell hurting people how to hurt or how to feel. It's not our place, तो मैं हमेशा कहता हूँ, but yeah, repeatedly जब मेरे बारे में वाली बात is something which people who are actually against Baloch rights activists, the real ones, the peaceful ones, the missing persons activists, they use this as a tactic to, conflate BYC with BLA all the time and necessarily so. And so अगर कोई ये पूछे कि BLA को and vice versa, individuals who critique BLA नाम ले लेके, मैंने नाम ले लेके हमेशा क्रिटिक किया है, मगर छोटे छोटे आपके ब्रेन वॉश्ड किस्म की आपकी यूथ है एक्टिविस्ट की, जो भी मुझे आके गालियां देती हैं, मेरी चीजें रीट्वीट करते हैं कि देखो जरा कि मैरब जो है वो हमारे एक्टिविस्ट के खिलाफ बात करें, बल्कि मैंने तो आपके एक्टिविस्ट के खिलाफ बात नहीं की।
मैंने तो एब्सोल्युटली। फलां अफराद के खिलाफ बात की, मैं तो फलां तंजीमों के खिलाफ बात की, तो फिर आप बता ये दें तो कि आप बिल्कुल उनके वो हक वाली में है कि बात है नहीं। ना कि जी वो अगर आपने इजरायली गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म कर दी तो ये तो एंटी सेमिटिज्म हो गया क्योंकि आपने जूइश लोगों को क्रिटिसाइज कर दिया, विच इन इटसेल्फ इज एक्चुअली एंटी सेमिटिज्म। या सो फाइनली या नाउ आई वांट, अब हम आखिरी चीज के बारे में बात करें, द फाइनल एलिफेंट इन द रूम, 27th अमेंडमेंट, क्योंकि मुझे इतने लोग लिख चुके हुए हैं, अरे मुनीब कादिर तेरे वालिद ने 26वीं तरमीम लिखी थी, इसके बाप ने 26th अमेंडमेंट लिखी, एंड बाय द वे मैं इनसाइड स्टोरी बता सकता हूँ, नहीं लिखी थी, नहीं लिखी थी या 26th amendment. So I have absolutely no clue, and most interestingly, my father has no clue who really wrote it. That we have 100% clue he was not the author. तो अब तो 27th amendment आ रहा है, और 27th amendment जैसे कि हम उसके अंदर देख रहे हैं कि जी आर्टिकल 243 को तब्दील किया जा रहा है कि कौन है जो कि कमांड करेगा जितने भी चीफ ऑफ आर्म सर्विसेज हैं उनको, फिर कौन तैनाती, कौन अपॉइंटमेंट करेगा आर्म फोर्सेस के मेंबर्स की, वहां से शुरू करके इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से लेकर जो एलोकेट किए जाएंगे फंड्स टू द प्रोविंसेस, और वहां से लेकर a little bit of a rollback even on the 18th amendment, taking the population issue and education issue back and giving it back to the federal government, to the center. ये जितनी भी तरमीम के बारे में भी बातचीत हुई है बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ट्वीट के बारे में, और इस पे एक जो रौला मचा हुआ है, what do you think of it? Is this proposal a good proposal? ओके, आई विल गिव यू माय वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन ऑन दैट। और मैं वन बाय वन इस अमेंडमेंट के अंदर किन किन चीजों को मैं ग्रीन लाइट कर रही हूँ, किन को रेड लाइट कर रही हूँ, किन को येलो लाइट कर रही हूँ। येलो लाइट से मेरी मुराद है कि आई डोंट हैव एन इन्फॉर्म्ड ओपिनियन ऑन इट, I, और आई I डोंट केयर। understand that. गेट इट, मेरी It's to इंडिफरेंस है उसकी you in तरफ। any case. तो लेट्स स्टार्ट। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, heavy green light from my side. I have been a strong proponent of constitutional courts for a very long time. I do not believe कि सुप्रीम कोर्ट के पास constitutional रीडिंग की राइट्स होनी चाहिए, पर्टिकुलरली जब आपकी जुडिशरी जो है वो इतनी पोलिटिसाइज्ड है, Right. हिस्टोरिकली रह चुकी है आपके पास। इस पर फिर किसी दिन लंबी बात की जा सकती है, बट आई एम अ स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स। आई हैव बीन वन फॉर द पास्ट मेनी इयर्स। मैंने 26th अमेंडमेंट को भी इसीलिए फेवर किया था और पब्लिकली किया था। All right. मैं डंके की चोट पे बात करती हूँ, जो भी करती हूँ, मुझे पीछे बैठ के मिनिमम मुनमुन करने की जरूरत नहीं है, ना मुझे मेरे डिक्टेशन पॉइंट्स GHQ से आते हैं। नंबर 2, judicial reforms and transfer of judges. I am not very well aware of it. Initially, I was yellow lighting it. Now I'm kind of red lighting it. Red light करना is Because the मुझे right लगता thing to है, do. I can tell you because the yeah, Dogar thing जो अभी हुआ है कि डोगर साहब चीफ जस्टिस बन के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, I don't think very good things flowed from it. But yeah, go on. okay. So मुझे लगता है कि वो जरा सी जुडिशियल इंडिपेंडेंस आपके पास हर्ट होती है उससे। I don't think कि एग्जीक्यूटिव का ओवररीच होना चाहिए ऑन टू द जुडिशरी। It's as simple as that. Change in army command proposed. I honestly do not know इसकी ramifications क्या हैं. Like I didn't even know about this All article. right, but listen, if it's तो not वो the प्रेसिडेंट से president, किसको दे रहे हैं? if तो फिर किसको दे रहे हैं? that's, अब यही तो चीज है जिसकी वजह से इतनी चिंता हो रही है ना कि if the तो president, जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी, जॉइंट उसको दे रहे हैं, JCS को दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? we don't know, but if it's not the president, then who would it be? So given Yeah. Pakistani political dynamics, a lot of people are saying दो और दो चार कर लो ना, समझ जाओ, and that's why they worry. Red light. All right, Red light. all right, Red light. all right, Military should always be subservient to the parliament and the all executive. right. That's my belief. NFC award, federal control over key sectors, disagree. I am a strong proponent of the NFC award. I don't think it has been implemented that Yeah, well. yeah. It should be implemented. Yeah. It should also be renegotiated. 18वीं तरमीम के टाइम पे जो NFC अवार्ड दिया गया था 2008 में, उस वक्त पाकिस्तान के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट थे। 2025 में पाकिस्तान के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है। मेरे ख्याल से NFC अवार्ड को रीविजिट करने की जरूरत जरूर है, लेकिन एलिमिनेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा ये था कि एजुकेशन को और पॉपुलेशन वेलफेयर को फेडरल को दे रहे हैं। आई डिसएग्री विद एजुकेशन। आई थिंक एजुकेशन नीड्स टू बी अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट। पॉपुलेशन वेलफेयर आई थिंक कैन बी अ फेडरल सब्जेक्ट, उससे मुझे किसी किस्म का एतराज नहीं है। और उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि आई हैव बिन वर्किंग in quote unquote the family planning machinery because I'm public health scientist. In fact, those were one of the first few jobs that I did in Pakistan. So I know the critique, the internal bureaucratic critique of having population welfare ministries at the provincial level, and then the province doesn't really execute. So as a result of that, आपके अंदर पाकिस्तान की जो आपके पास unmet need for family planning है,
कपल्स जिनको फैमिली प्लानिंग की जरूरत है, जो खुद कह रहे हैं और उन तक वो फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज प्रोडक्ट्स पहुंच ही नहीं पा रही हैं, क्योंकि आपके पास प्रोविंशियल लेवल की वो पॉपुलेशन वेलफेयर की मिनिस्ट्री मौजूद है, एंड नो बडी गिव्स एन एफ अबाउट दैट मिनिस्ट्री, एंड नो बडी गिव्स एन एफ अबाउट दोज डिपार्टमेंट्स, सो वो एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे हैं. सो इफ दैट गोज बैक टू द फेडरेशन, दैट आई एम ओके विद. एजुकेशन आई थिंक नीड्स टू बी विद द प्रोविंस, एंड आई थिंक प्रोविंसेस need to have good education ministers and good education secretaries and good secretaries and good education financing. आई थिंक पूरे मुल्क की तालीम की जिम्मेदारी फेडरेशन को दे देना हाईली स्टूपिड. आई लाइक नो, आई डोंट एग्री विद दैट. आई बिलीव इन डिसेंट्रलाइज्ड एजुकेशन. और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि एजुकेशन की सेंट्रलाइजिंग सिंगल नेशनल करिकुलम के जरिए खान साहब ने भी करने की कोशिश की थी. द एग्जीक्यूटिव हैज बिन पुशिंग the executive has been pushing for a re-centralization of a lot of key ministries and a lot of key areas that I disagree with, including health. I believe they need to be devolved, and I think they need to be further devolved. Personally, I believe education province के पास भी नहीं होनी चाहिए. Education province से भी further devolve होकर districts के पास आने की जरूरत है और local governments के पास आने की जरूरत है. लेकिन आप देखें ना कि आप MP, आप MNA क्या elect करके भेज रहे हो, उसके बाद फिर आप MPA देखो, तो उसके बाद फिर आप लोकल गवर्नमेंट तो आप खुद ही दे दो. तो अगर आप उसको भी फिर आप एजुकेशन दे दोगे तो फिर क्या ही हो जाएगा. और कहीं ना बहुत कंट्रोवर्शियल ओपिनियन में देना चाहती हूँ कि डेमोक्रेसी अच्छी तो हम सबको बहुत लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम जरा पाकिस्तानियों को अपनी हालत भी देखने की जरूरत है. कुछ कंडीशन जरूर होनी चाहिए, और बिल्कुल वो ये कि बंदे दे पुत्र बनो तो फिर, जिससे कि मेरे कहने का मतलब है कि यू नीड पाले और बदमाश और ठग और स्मगलर और टिम्बर माफिया और बच्चियां चुकने वाले, अगर ये लोग तो हमारे यहाँ से लोग इलेक्ट होके आते हैं. agree in the end. So democracy based on democratic values, yes, I'm all for it. But then do we respect democratic values in the first place? Well, that's an entirely different story. But Mehrab, I think this is the most, I think we've packed in so much in this conversation. This is the most intellectual conversation I've had in the longest time. And it's because usually I get called on other people's programs, and hats off to the great work that they do. Like, and when you give control to me, this is how I would handle it. So that's why I loved this conversation. Thank you so much. I think it was very disorganized from my end, but it's okay because I had a dental appointment today. So once you were on that screen, I think then you've been consistently so good in your analysis. I really believe, not because it's on my channel, मैंने कभी नहीं कहा share करो, subscribe करो, मैं तो इतना promote भी नहीं करता, but I really believe that people should watch this, and for the simple reason कि even if they disagree with us, whatever we've talked about, दिस इज समथिंग जो भी सुनेगा ना वो सोचने पर मजबूर होगा, और हम आजकल ये नहीं कर रहे. हम गुस्सा ज्यादा कर रहे हैं, सोच कम रहे हैं. सो खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इधर आने का. ये तो एक रेगुलर फीचर होना चाहिए, दिस विल बी लाइक रेगुलर फीचर जिसके ऊपर हम दोनों बैठे और बात कर रहे हैं. सो थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम. You're very welcome, and I am also releasing my podcast very soon. All right. It's going to be start with a weekly episode. It's going to be called The Story Shop. All right. And we're going to do a weekly review of everything that has been happening. So आजकल उसकी production चल रही है. हम लोग elements is putting all the elements together. Because मुझे भी एहसास हो गया, I think I'm done being a guest, and I think I'm also done being a spokesperson for a certain group or a certain value, a certain groups. It's high time. I just want to be myself now. Totally understand. I'm done. I'm done being a loudspeaker for this or that. And I am a contradictory person. Individuals are contradictory. Individuals have complexities, and I just want to embrace them now. Changing in our stance. I have changed so much in the last 2-3 years. So, and I think being ready to and being open to change, and even admitting कि हाँ यार, I'm fallible, and I'm trying to straighten up my act. Although this word "straight" has so many different meanings, but straighten up my act. It's the sign of power. Being contrary, I think I like people who are contraries, as long as they're not harming others, not putting others in harm's way. So, great having you. Thank you. Thank you.